हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। आज का वीडियो जो डेडिकेटेड है वो भी प्रैक्टिस सेशन को डेडिकेटेड है। तो किस चीज़ का प्रैक्टिस सेशन है ये? आपने अभी जस्ट चैप्टर 3 कवर किया है, जो नोमैडिक एम्पायर वाला। तो नोमैडिक एम्पायर का थ्योरी पोर्शन 100% क्लियर हो गया आपको, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, एज्यूम करके चलता हूँ। तो अगर थ्योरी पोर्शन क्लियर हो गया है तो उसके साथ साथ थोड़े से अगर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए आपके सामने अब क्वेश्चन आंसर्स हैं विच आर बेस्ड ऑन दी थर्ड चैप्टर नोमैडिक एम्पायर। इसके बाद हम चैप्टर 4 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द, जैसा कि मैंने कहा कि बाय द नेक्स्ट मंथ आपका 11th का जो सिलेबस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स ख़त्म हो जाएगा। चलिए, सो पहले टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, इसके बाद कुछ और दूसरे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स, इन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाई वाज ट्रेड सो सिग्निफिकेंट टू द मंगोल्स। अब पूरा जो नोमैडिक एम्पायर है ये पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि मंगोल लोग जो हैं, क्या पूछ रहा है आपसे कि ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेड क्यों महत्वपूर्ण है, व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है मंगोल्स के लिए। तो क्या देखा तुमने? अब इस क्वेश्चंस का, इस तरह के क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा आंसर, मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं देना है, ठीक है। लगभग 50 to 80 वर्ड्स में आप इसको लिखोगे। 50 to 80 वर्ड्स में आपका आंसर जो है वो लगभग कंक्लूड कर देना चाहिए इस चीज़ को। पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया था कि मंगोल्स लोग कौन थे? नोमैडिक लोग थे बेसिकली। अब नोमैडिक लोग जो हैं इनके साथ में दो समस्याएं हैं। पहली कि ये एक जगह फिक्स नहीं रहते, तो एग्रीकल्चर करना मुश्किल है। और दूसरा, अगर एग्रीकल्चर करना भी चाहें थोड़ा बहुत, तो जिस तरह की क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल कंडीशन है, उन क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल कंडीशन में प्रॉपर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो जब आपके पास हमेशा खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर क्या करोगे? ट्रेड ही एकमात्र ऑप्शन बचता है जिसके थ्रू आपके पास जो है वो आप उन सेटल्ड कम्युनिटीज़ से ट्रेड करो, परमानेंट कम्युनिटी से ट्रेड करो जो कि आपके आसपास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही देखते हैं कि द रीजन विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय मंगोल्स लैक्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल कंडीशंस हैं। स्टेपी का इलाका है और इस स्टेपी के इलाके में कोई बहुत भयानक हमको ऐसा डिपॉजिट्स नहीं देखने को मिलते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएं। ऑलराइट, तो इस सेंट्रल स्टेपी वाले रीजन में, सेंट्रल एशिया के, हमारे पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं, एज वेल एज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो एक तो क्या हुआ कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक्सट्रीम है। तो इस क्लाइमेटिक एक्सट्रीम कंडीशन में कल्टीवेशन ऑफ फूड वाज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, देखो मैंने पहले ही समराइज कर दिया, पूरा पढ़ा हुआ है आपने, इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने जब पढ़ा हुआ है तो उसको रिकॉल करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और अगर क्लियर नहीं है तो आपके जो पास वीडियोज़ हैं रिकॉर्डिंग के वो देख सकते हो। अगर आप प्लस क्लासेस में आते हैं तो प्लस क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अगर प्लस क्लासेस में इनरोल नहीं है तो इनरोल कर सकते हैं, तुरंत जाएं, कोड इस्तेमाल करें इंद्र, ठीक है, INDR इंद्र कोड इस्तेमाल करें और जाएं प्लस क्लासेस में देखें, एकदम स्टोरी के फॉर्म में वहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं नोमैडिक एम्पायर से रिलेटेड। तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा बहुत 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 आसानी से, दैट इज़ माई गारंटी। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, फूड अवेलेबल नहीं है, ओनली ट्रेड कुड हेल्प देयर सर्वाइवल। आप जब खेती नहीं कर सकते, आप एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह ही रहे हैं, आप नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो ऐसे कंडीशन में क्या बचता है? ऐसे कंडीशन में बचता है कि आप जो हंटिंग गैदरिंग वगैरह करते हैं उसके थ्रू जो कुछ भी चीज़ें मिलती हैं आपको, पैस्टोरलिज्म करते हैं यानी एनिमल्स पालते हैं, उनके थ्रू जो कुछ भी मिलता है आपको, जैसे एनिमल्स का फर हो गया, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, इनको आप ट्रेड करो। सो ओनली ट्रेड कुड हेल्प देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए इनको सिर्फ व्यापार पर क्या कहते हैं कि हम डिपेंडेंट रहना होगा, ठीक है। सो द मंगोल्स वेर फोर्स टू ट्रेड एज द सेंटी रिसोर्सेज, ठीक है, ऑफ द स्टेपी। तो ये लोग कहाँ से करेंगे ट्रेड? नेबरिंग कंट्री यानी चाइना, बेसिकली मैं कहूँ तो इनके नॉर्थ में जो चाइना है यहाँ से वो बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे, ठीक है। और इट वाज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज़। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फॉरेस्ट बेस्ड हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो परमानेंट सोसाइटी के पास नहीं है, सीडेंटरी सोसाइटी के पास नहीं है, तो वो लोग इनको नोमैडिक लोगों से प्राप्त कर लेते थे। तो बड़ा आसान था। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाई डिड चंगेज़ खान फील
द नीड टू फ्रैगमेंट द मंगोल ट्राइब्स इनटू न्यू सोशल एंड मिलिट्री ग्रुपिंग्स, ठीक है। ऑर्गेनाइज कर दें इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज, नीड टू ऑर्गेनाइज द मंगोल ट्राइब्स इनटू न्यू सोशल एंड मिलिट्री ग्रुप। चंगेज़ खान ने ऐसी क्यों आवश्यकता फील की कि जो ये अलग अलग बटे हुए मंगोल ट्राइब के लोग हैं, फ्रेगमेंटेड ट्राइब के लोग हैं, या फ्रेगमेंटेड टाइप के जो सोसाइटी है मंगोलियंस की, इसको एक कर दिया जाए और इसको एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो रीजंस हैं, ये रीजंस कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। फॉलोइंग रीजंस फोर्स चंगेज़ खान टू फ्रैगमेंट दी मंगोल ट्राइब्स इनटू न्यू सोशल एंड मिलिट्री ग्रुपिंग्स। अब चंगेज़ खान जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है वैसे वैसे माइट भी, देखो इतिहास में चंगेज़ खान के जो रेफरेंसेस हैं इनके बारे में हमेशा 100% आप क्लियरिटी नहीं पाओगे कि चंगेज़ खान का इंटेंशन क्या था। ये बहुत ध्यान रखना, मतलब ये चीज़ क्लियर है कि चंगेज़ खान के इंटेंशंस के बारे में कहीं किसी को पता नहीं है। कोई बुक, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिलता ही नहीं है जो ये बता पाए कि चंगेज़ खान क्या सोचता था, क्या करता था। जो उसने कर दिया उसी से हमें पता चलता है कि अच्छा शायद इसकी ये सोच रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी उसने ऐसा कुछ किया। तो एक्शंस से ही थॉट का पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके इरादे, हो सकता है बहुत सारे अलग अलग इरादे रहे हों जो उनको फुलफिल, या मैं कहूँ कि इन एक्शंस के पीछे बेसिकली एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस क्या थी, क्या वो सोच रहा था। क्योंकि जो उसने किया, एक्सपेंशन किया, लेकिन एक्सपेंशन क्यों किया, ठीक है। क्या वो सम्राट बनना चाहता था, क्या वो अपने फादर की जो मृत्यु है उसका रिवेंज बस लेना चाहता था, या वो ऐसा कह दो कि जो भी उसके अर्ली लाइफ में चैलेंजेस फील हुए हैं, इन चैलेंजेस ने उसको ऐसा एक बहुत एग्रेसिव इंसान बना दिया, है ना। तो बहुत सारे मिक्स्ड फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप देखोगे कि जब शुरू में वो धीरे 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 अब एक एक करके अपने ट्राइब के लोगों को जीत रहा है, तो माइट भी शायद उसी दौरान उसने डिसाइड किया होगा कि पहले ट्राइब इकट्ठी हो जाए। अब जब ट्राइब जीत लिया तो अब क्या, अब लड़ने की आदत पड़ गई है, तो युद्ध करते रहने की आदत पड़ी गई, तो अब कहाँ युद्ध करें, अब कहाँ लड़ें। तो इस तरीके से अब पड़ोसियों से लड़ते हैं, पड़ोसियों के बाद फिर और पड़ोसियों के पड़ोसियों से लड़ते हैं। तो इस तरह से करके एक्सपेंशन होता चला गया एम्पायर का, लेकिन उसके लिए आर्मी की ज़रूरत थी। तो मंगोल्स जो है स्टेपी के रहने वाले लोग थे। मंगोल्स वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेपी रीजन। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दोगे कि मंगोल लोग कहाँ के थे, किस तरीके के जियोपॉलिटिक्स में रहते थे, किस तरह का ज्योग्राफिकल कंडीशन था वहाँ पे, और उस ज्योग्राफिकल कंडीशन में कैसे वो ट्राइब के लोग एडजस्ट करते थे। और फिर यहाँ पर हम चंगेज़ खान के बारे में लिख देंगे कि क्या पर्पज़ रहा होगा, या किस तरीके से, कौन से कारणों के चलते उसने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। तो अब उस समय क्या था, जब ये स्टेपी रीजन में रहते हैं तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो ट्राइबल आइडेंटिटी है। हर एक ट्राइब की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। वो ट्राइब पर्टिकुलरली दूसरे ट्राइब के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी रहती है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था, क्लियर है। तो ये लोग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में भी रहते थे और क्लैशेस भी होते रहते थे इन लोगों के बीच में, क्लियर। अब जब क्लैशेस होते रहते थे तो वो रिसोर्सेज को लेके होते थे, खाने पीने की चीज़ों को लेके होते थे। तो मंगोल चंगेज़ खान की बात कर रहा हूँ मैं, जो मंगोल चंगेज़ है, ये फिर आगे जाके देखता है कि यार क्लैशेस के दौरान कुछ लोग तो हैं ही ऐसे जो बहुत ब्रेव हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाले लड़ा नहीं होगा, सीधे मंगोल खान को एक्सेप्ट कर लिया होगा या चंगेज़ खान को एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो फाइट किया होगा। सामने वाला भी करेजियस है, तो उसको लगा होगा कि इतने सारे ब्रेव लोग हैं, अगर इन सबको मिला के, आपस में लड़ते रहते हैं ये लोग, और अगर इनको सबको मिला के और एक प्रॉपर आर्मी बनाई जाए और परमानेंट सेटल्ड सीडेंटरी सोसाइटीज़ के साथ फाइट की जाए तो हमें रिसोर्सेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चंगोज़ इस बात को समझता है कि ये लोग बहुत करेजियस पीपल हैं, ठीक है। और इनके इस करेजियस नेचर की वजह से चंगेज़ खान इनको इकट्ठा करना शुरू करता है कि ये लोग आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स में सिर्फ ना उलझे रहें, आपस में एक दूसरे को ना मारते रहें, बल्कि एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री ग्रुप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएं और एक फॉर्मिडेबल आर्मी बनाएं। एक ऐसी ज़बरदस्त सेना होनी चाहिए जो जल्दी ना हारे, जिसको आसान ना हो हराना। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से जिस टेरिटरी में फ़ाइट करते थे, इससे इनकी विल पावर, इनके जो इरादे थे वो भी बहुत मजबूत थे, ठीक है। ख़तरनाक, या मैं कहूँ कि ज़बरदस्त ठंड में, और जो बिल्कुल रफ़ टाइप की टेरिटरी है, इस तरीके के एरिया में फ़ाइट करके ये काफ़ी अभ्यस्त हो चुके थे इन चीज़ों के, क्लियर। तो आर्मी बनाएंगे तो इससे क्या होगा, जैसा मैंने कहा, परमानेंट एरिया पे अटैक वटैक करोगे तो उससे उनके एरिया में कब्ज़ा करके थोड़ा सा जो ट्रेड वगैरह है इसको भी आप अपने फेवर में कर लोगे, साथ साथ उनके जो प्रोडक्टिविटी, क्रॉप वॉप है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो इससे चंगेज़ खान को एक आइडिया मिलता है, क्लियर है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि चंगेज़ खान का बचपन, तो वो भी आप इंक्लूड कर दो यहाँ पे कि चंगेज़ खान का जो बचपन है, बचपन से ही वो क्या है, एक
एक कह सकते हो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है, और उस स्ट्रगल के दौरान वो अलाइंसेस भी बना रहा है। अलाइंसेस बनाने के साथ साथ स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें वो बहुत सारे लोगों को जोड़ रहा है। तो उसको ये समझ में आता है कि अगर मैं लोगों को अपने साथ मिलाता चलूँ तो ग्रेजुअली धीरे धीरे इनका भी बेहतर जो है वो एक भविष्य बनेगा, और मेरा तो बेहतर भविष्य बनेगा ही। तो ये सारी चीज़ें जो है चंगेज़ खान के दिमाग में रहती हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से चंगेज़ खान छोटे छोटे ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स को इकट्ठा करके एक बड़े ग्रुप को बनाने की सोच डेवलप करता है। हाउ डू लेटर मंगोल रिफ्लेक्शंस ऑन द याशा, ठीक है, ब्रिंग आउट द अनईजी रिलेशनशिप दे हैड विद द मेमोरी ऑफ चंगेज़ खान, ठीक है। यासा क्या है, यासा अभी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर याशा के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि किस तरीके से बाद के टाइम पर, शुरुआत में जो चंगेज़ खान ने यासा बनाया था, बाद में इसमें चंगेज़ खान के बहुत सालों बाद उसके वंशजों ने क्या परिवर्तन किए, कौन कौन सी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। यासा क्या होता था, तो जब वो बुखारा पे अटैक करने जाता है उस समय इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको, ठीक है। तो बेसिकली यासा क्या होते थे, जैसे किसी भी धर्म की किताब या धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट या कैटेगरी या लोग, ग्रुप ऑफ पीपल्स के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही चंगेज़ खान ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे थे यहाँ पे, ठीक है। देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं उसने। और ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन रूल्स रेगुलेशन को ग्रुप ऑफ जो मंगोल ट्राइब है, जो मंगोल ट्राइब के जितने भी ग्रुप होते थे या चीफ लोग होते थे, ठीक है, ये लोग भी एक्नॉलेज करते थे, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा, रूल्स रेगुलेशन बेसिकली पहले चंगेज़ खान के पहले इस पर्टिकुलर क्यूरलताई या मैं कहूँ कि मंगोल ट्राइब के जितने चीफ लोग होते थे लोग बनाते थे, ताकि सब कॉमन एक सिस्टम रन किया जा सके, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमेन्स ट्राइबल्स के मैनेज किए जा सकें, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग टाइप के या मेन लोग होंगे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के। आगे जाके चंगेज़ खान चूँकि सेंट्रल फिगर बन जाएगा सभी मंगोल ट्राइब का, ठीक है, हेड बन जाएगा, तो वो रूल्स रेगुलेशन को फॉर्म करेगा, ध्यान रखना, और इन रूल्स रेगुलेशन को वो अप्रूव करा लेगा कुरलताई के थ्रू, और वही आगे तक चलने वाले हैं, ठीक है। दीज रूल्स आर मेनली कंसर्न विद द मंगोल आर्मी। इन रूल में वो सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, चाहे वो आर्मी के मूवमेंट या आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, आप हंटिंग या गैदरिंग एक्टिविटी करते हैं इनसे रिलेटेड हो, ठीक है, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टेज सिस्टम हो इससे रिलेटेड हो, ठीक है, फिर जो सोशल हायरार्की है इससे रिलेटेड हो। तो कुल मिला के ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये तो मैंने एक आउटलाइन कर दी, ठीक है। हर एक चीज़, सोसाइटी जो हो गई, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, रिलीजियस सिस्टम हो गया, एवरीथिंग वॉज रेगुलेटेड थ्रू दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यासा, ऑलराइट। तो कुछ ट्रेडिशनल और कस्टम को फॉलो करते हुए, मंगोलों के ट्रेडिशन और कस्टम्स को फॉलो करते हुए कुछ गाइडलाइंस सेट की जाती थी, ध्यान रखना, है ना, जो कि मंगोल ट्राइब को फॉलो करना रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर। तो ये यासा क्या रिफ्लेक्ट करता है, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आगे आने वाले टाइम पे, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आगे आने वाले टाइम में मंगोल्स के बनाए या चंगेज़ खां के बनाए ये जो यासा या रूल्स रेगुलेशन है, ये रिलीजियसली फॉलो होंगे, एट द सेम टाइम थोड़े बहुत इसमें चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, डाइल्यूशन भी देखने को मिलते हैं, एज पर द नीड ऑफ द टाइम, समय की आवश्यकता के अनुसार। चलो आगे प्रश्न अगर पढ़ें तो क्या है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा कहने का मतलब आपको रीजनिंग कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। इफ़ हिस्ट्री रिलाइज अपॉन रिटन रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय सिटी बेस्ड लिटरेटी, नोमैडिक सोसाइटीज़ विल ऑलवेज रिसीव हॉस्टाइल रिप्रेजेंटेशन। आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है, जब मैं आपको सोर्सेस के बारे में पढ़ा रहा था, तो जो सीडेंट्री या परमानेंट सोसाइटी वाले लोग हैं, इन लोगों ने जो रिकॉर्ड्स प्रेजेंट किए हैं, जो हिस्ट्री बताई है मंगोल्स की, ठीक है, उसमें क्या है, इसमें एक मंगोलों को काफ़ी एक हॉस्टाइल इमेज का बताया गया है कि मंगोल लोग क्या है, काफ़ी हॉस्टाइल इमेज वाले लोग हैं, ठीक है ना। वुड यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस कथन से, इस स्टेटमेंट से, हॉस्टाइल का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक तरीके से दुश्मन की तरह देखते हैं सिटी बेस्ड लोग जो हैं, परमानेंट सेटलमेंट वाले जो लोग हैं, इन नोमैड्स को, या मैं कहूँ कि मंगोलियंस को,
तो आपको कितना ये जो स्टेटमेंट है कि दे वर डेफिनेटली हॉस्टाइल, और मैं कहूँ कि पूरा स्टेटमेंट की सिटी बेस्ड जो लिटरेचर्स हैं इसमें हॉस्टाइल तरीके से देखा गया है मंगोल ट्राइब्स को, तो आप इससे कितना एग्री करते हैं इस रीज़न को? क्लियर है? और डज इट एक्सप्लेन द रीज़न वाई पर्शियन क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस सच इन्फ्लेटेड फिगर्स ऑफ कैजुअलिटीज़? ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पे ये भी थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है कि एक तो हॉस्टाइल हो गया, लेकिन साथ साथ जो मंगोल कैंपेन्स थे जैसे पर्शिया वगैरह में, तो उस दौरान जो बहुत ज़बरदस्त नंबर में किलिंग्स और जीनोसाइड शो किया गया था। क्लियर है? तो आपको लगता है कि क्या रीज़न रहा होगा? क्या ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करता है कि मंगोल कैंपेन के दौरान, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुल मिला के सिमिलैरिटी है कि नहीं, एक तरीके से आपको ये बताना है। चलो, आपने जो स्टोरी समझी है अभी यहाँ पर, सिर्फ ये जो दो स्टेटमेंट है, इन दो स्टेटमेंट के बीच में आपको क्या है, इस स्टेटमेंट को अफर्म या डिस्कार्ड करना है, मतलब अफर्मेशन देना है अपना या इसको डिस्कार्ड करना है, बस, और ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह की क्वेश्चन बड़े सिंपल सी है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने देखा है कि सिटी बेस्ड जो लिटरेचर्स हैं ये मंगोल्स को हॉस्टाइल बताते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो पर्शियन क्रॉनिकल्स हैं, पर्शियन इतिहासकार हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में ज़बरदस्त नंबर ऑफ फिगर्स जो हैं बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं कि मंगोल जब इन्वेजन होते हैं, अटैक्स होते हैं, तो मंगोल खान ने लाखों लोगों को मारा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही आपने पढ़ा है। तो आपको यहाँ बहुत एनालिसिस वाले पार्ट पे नहीं जाना है कि ऐसा क्यों किया या मंगोल खान के मन में क्या चल रहा था, ये सब कुछ नहीं देखना है। आपको सिर्फ सीधे सीधे फिगर पे जाना है जो बुक में आपने पढ़ा है। तो हम देखें तो यस वी एग्री, हम यहाँ पर, मतलब आप आंसर लिखोगे तो ऑब्वियसली आई लिखोगे, तो हम यहाँ इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, आई एग्री विद द स्टेटमेंट। तो आपको अफर्मेशन जो है देते हुए इस अपने आंसर को शुरू करना है। यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, आई गिव द फॉलोइंग रीज़न फॉर माई व्यू, और मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ या सोचती हूँ, इसके लिए मैं जो रीज़न दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो क्या है कि देयर वर वास्ट डिफरेंसेस बिटवीन द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ मंगोल्स एंड द मार्को पोलोस ट्रैवलॉग्स। ठीक है, अगर हम देखें तो मंगोल के बारे में हमारे पास जो सबसे कॉमन एविडेंस है या जो बुक है वो है द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ मंगोल। सीक्रेट सोसाइटी ऑफ मंगोल जो है, और मंगोल ट्रैवलॉग्स, या मैं कहूँ कि मार्को पोलो के जो ट्रैवलॉग्स हैं उनमें जो मंगोल की हिस्ट्री है, इसमें हमको थोड़ा सा क्या मिलता है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक जगह आपको क्या है, थोड़ा सा लिबरल अकाउंट देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको काफ़ी एग्रेसिव अकाउंट देखने को मिलता है। ऑलराइट, अब उसका माइट भी रीज़न ये रहा होगा क्योंकि उस समय डाइवर्स जगह पर, डाइवर्स टेरिटरीज़ पर मंगोल्स ने अटैक किया, और मंगोल्स ने अटैक किया तो ऑब्वियस ही बात है, अटैक क्या ट्रीट किया जाएगा, जिन लोगों के ऊपर अटैक होगा उसको एक नेगेटिव चीज़, नेगेटिव प्रैक्टिस ट्रीट की जाएगी ना, कि भाई उनका जो सोशल ऑर्डर चल रहा था उसको डिस्टर्ब कर दिया, आके राजाओं को मार दिया, लोगों को मार दिया, उद्योग धंधे और तमाम ट्रेड कॉमर्स सब कुछ जो है उसको डिस्टर्ब किया। तो एक तरीके से इसको नेगेटिव उसमें लिया जाएगा, प्रैक्टिस में लिया जाएगा। इसलिए जितने भी एरियाज़ में मंगोल लोगों ने अटैक किया, चंगेज़ खान ने अटैक किया, तो उन रीजनल लैंग्वेजेस में जो अकाउंट लिखा गया है उसमें चंगेज़ खान को काफ़ी नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? पर्शियन क्रॉनिकल्स जो हैं इनमें जब हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, जो फिगर्स बताए गए हैं, ये फिगर्स जो हैं कैजुअलिटी के लाखों में हैं, और कहा जाता है कि पर डे जो है वो लाख के आसपास डेड बॉडीज़ को काउंट किया जाता था कि कहीं पर 6 लाख, कहीं पर 8 लाख, कहीं पर 10 लाख, कहीं पर 12 लाख, कहीं पर 13 लाख, इस तरीके से जो लोग हैं इनको मारा गया था। ठीक है, जब पर्शिया में अटैक किया है चंगेज़ खान ने। क्लियर है? तो ये क्या करता है, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स एक तरीके से प्रूव करते हैं कि चंगेज़ खान की जो क्रूएलिटी है, ठीक है, ये किस लेवल पर थी, किस लेवल पर जीनोसाइड मचाया गया है। क्लियर? और वो उसको क्रूअल असैसिन भी प्रूफ करते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप अफर्म करते हुए लिखेंगे यहाँ पे, कहीं से कहीं तक कोई और दूसरा थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। कीपिंग द नोमैडिक एलिमेंट ऑफ द मंगोल एंड बेडुइन सोसाइटीज़, यानी दो तीन चीज़ें समझते चलो। कीपिंग द नोमैडिक एलिमेंट ऑफ द मंगोल, मंगोल्स का जो नेचर है वो कैसा है, नोमैडिक टाइप का है, एंड बेडुइन सोसाइटीज़ in mind. How in your opinion did their respective historical experiences differ? What explanations would you suggest account for these differences? चलो, आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है। एक तो देखना है नोमैडिक एलिमेंट्स, यानी नोमैडिक एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको मैंने
जिस वीडियो में ये समझाया है नोमैडिक एम्पायर का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोमैडिक एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पायर, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया कि नोमैडिक का पूरा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एम्पायर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो नोमैडिक एलिमेंट्स यहाँ पर ध्यान आ जाएंगे आपको जब आप उसको रिकॉल करोगे तो, ठीक है। तो मंगोलों के नोमैडिक एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या ध्यान रखना है फिर, बेडोइन सोसाइटीज़। तो ये कौन लोग हैं, ये लोग बेसिकली अरब के नोमैडिक या घुमक्कड़ ट्राइब्स हैं। दीज आर बेसिकली द ट्राइब्स ऑफ द अरब, क्लियर है। तो आपको नोमैडिक एलिमेंट को ध्यान रखते हुए और बेडोइन सोसाइटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना ओपिनियन देना है, ठीक है, कि उनके जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस क्या अलग अलग हैं या एक तरीके से लगभग सिमिलैरिटी रखते हैं। फिर व्हाट एक्सप्लेनेशंस वुड यू सजेस्ट अकाउंट फॉर दीज डिफरेंसेस, अगर डिफरेंसेस हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं। ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल से। अब क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक से हैं तो बड़ी सिंपल चीज़ है। बेडुइन जो है अभी इस क्वेश्चन को वैसे रिमूव करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये जो बेडुइन ट्राइब के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये आपके सेंट्रल इस्लामिक लैंड से रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड में इन बेडुइन ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन किया गया, पर फिर भी इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि बेडुइन ट्राइब्स बेसिकली अरब की ट्राइब्स है, ठीक है, जो कि यहाँ वहाँ थोड़ा सा कुछ समय के लिए, है ना, बहुत परमानेंटली नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि ट्राइब है, इतना जान के चलो। तो मंगोल्स वर ट्राइब्स इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है। मंगोल लोग कहाँ के हैं, मंगोल लोग सेंट्रल एशिया के हैं। नोमैडिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं मंगोल्स के, तो मंगोलों के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद बेडुइन्स की बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो मंगोल्स वर द ट्राइब्स इन द स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया, और ये क्या है, ये बेसिकली डाइवर्स बॉडी है। मंगोल जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो मंगोल में सिर्फ एक, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्राइब की बात कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो कि रहती हैं, ठीक है, जैसे तातार्स हो गए, खितान हो गए, मंचूस हो गए, तुर्क लोग हो गए, ठीक है। तो पूर्व की तरफ तातार, खितान, मंचूस हो गए, वेस्ट की तरफ तुर्क लोग हो गए। तो ये लोग कंप्लीटली या कंबाइंडली जो है ये मंगोल ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ठीक है। बेडुइन्स कौन हो गए, जैसे मैंने कहा, तो बेडुइन्स वर अरब ट्राइब। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सेंट्रल एशिया स्टेपी में रहने वाले जो मंगोल्स हैं, ये किस तरीके से अपनी आजीविका चलाते हैं, किस तरीके से इनका सोशल पैटर्न है, किस तरीके से इनके रिलीजियस बिलीफ और ट्रेडिशंस हैं, ये सारा कुछ आपने अभी देखा भी है, पढ़ भी लिया है पुराने वीडियोज़ में जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक। हम थोड़ा सा बेडुइन के बारे में पढ़ लें। तो जो बेडुइन ट्राइब्स हैं, मैंने कहा कि ये भी बहुत समय तक एक जगह पे नहीं रहती थी, ये भी एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो अरेबियन पेनिनसुला में आपको जो ट्राइब्स मिलती हैं, ये ट्राइब में से एक है बेडुइन ट्राइब्स, ठीक है। ये लोग ड्राई टू ग्रीन डेजर्ट मूव करते हैं, यानी रेगिस्तानी इलाके से ये लोग कोशिश करेंगे कि उस इलाके की तरफ चले जाएं जिन इलाकों में कंपैरेटिवली थोड़ी सी हरियाली है, जिन इलाकों में खाने पीने की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड आइटम्स है, ऑलराइट। तो ये लोग जो है ग्रीन डेजर्ट की तरफ मूव करते रहेंगे इन सर्च ऑफ फूड एंड फोडर, ठीक है। चारे वगैरह के लिए कैटल्स को, ऊँट वगैरह को चारा वारा खिलाना पड़ेगा कि नहीं खिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो सम मंगोल्स वेर पैस्टोरलिस्ट वाइल अदर्स वेर हंटर गैदरर्स। मंगोलों की अगर हम बात करें तो मंगोल्स जो है वो क्या है, बेसिकली अपनी आजीविका दो तरीके से चलाते हैं, पैस्टोरलिस्ट हैं। तो पैस्टोरलिस्ट में ये जो कुछ भी एनिमल्स हर्ड करते हैं, एनिमल रेयरिंग करते हैं, इन्हीं एनिमल्स के प्रोडक्ट को सेल करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इसके अलावा इनके भी कुछ प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते होंगे। इसके अलावा हंटिंग करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग की जो एक्टिविटी है ये करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग की एक्टिविटी को ये लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। ऑन द अदर हैंड बेडुइन्स वर पास्टोरलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। तो बेडुइन जो है पास्टोरलिस्ट तो है ही है, लेकिन साथ साथ खेती भी करते हैं थोड़ा सा, और खेती के अलावा ये लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, ट्रेडिंग। तो यहाँ पर हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। स्टेपी के लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, ट्रेड करते हैं बल्कि, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं क्योंकि सेंट्रल इस्लामिक लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पे आता है
है ना, समुद्र है चारों तरफ से, और यहाँ से बड़े पैमाने पर पूर्वी देशों के द्वारा जो व्यापार होता था पश्चिमी देशों का, वो फैसिलिटेट होता था। यानी यहाँ के जो अरबी व्यापारी हैं, ये लोग कह सकते हैं एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करते हैं। तो ये ट्राइबल लोग बहुत कुछ हेल्प करते थे इस ट्रेड में, ठीक है। तो ये व्यापार हो जाएगा यहाँ पे। द स्टेपी इनहेबिटेंट्स यूजली प्रोड्यूस नो लिटरेचर, है ना, बिल्कुल, ना तो शुरुआती दौर में ना बाद में भी। मंगोलों का जितना इतिहास लिखा है वो दूसरे लोगों ने लिखा है, मंगोल लोगों ने खुद अपना कोई इतिहास नहीं लिखा। तो स्टेपी इनहेबिटेंट्स यूजली प्रोड्यूस नो लिटरेचर। इसलिए हमारी जो समझ है, हमारा जो ज्ञान है इन नोमैडिक सोसाइटीज़ के बारे में, ये काफ़ी कम है, अलग है। और हमें जो कुछ जानकारी मिलती भी है वो ऐसे जो ट्रैवलर्स वगैरह आते हैं इनके थ्रू मिलती हैं, क्लियर है। बट बेडोइन्स का थोड़ा सा ज़्यादा जिक्र, हालांकि उनका भी बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रिलीजियस बुक्स आगे जाके सेंट्रल इस्लामिक लैंड के दौर में लिखी जाएंगी जिन पर आपको बेडोइन्स वगैरह का जिक्र ज़्यादा मिल जाता है। तो बेडोइन्स का इनफैक्ट बल्कि और लोकल लेवल पर ही मिलेगा, ज़्यादा बड़े बड़े अकाउंट्स में नहीं मिलेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जैसे मंगोलों के बारे में मार्को पोलो लोग लिख रहे हैं, ठीक है, और द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल लिखी गई है, रशियन लोग लिख रहे हैं, लेकिन बेडुइन ट्राइब्स के बारे में इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा पैसेज है और उस बड़े से पैसेज के बेसिस पर हम ये आंसर देंगे फिर, ठीक है। तो पहले हम बड़े से पैसेज को समझ लेते हैं। ये बड़ा सा पैसेज और कुछ भी नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इनफैक्ट आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी जब आप देखोगे यूट्यूब वाली, तो उसमें भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉलोइंग अकाउंट, यानी जो नीचे लिखा हुआ अकाउंट है, ठीक है, ये आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। हाउ डज द फॉलोइंग अकाउंट एनलार्ज अपॉन द कैरेक्टर, किसके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है? पैक्स मंगोलिका, ठीक है, जो कि मंगोलों के द्वारा 13th सेंचुरी में बनाया गया था। भाई पैक्स मंगोलिका क्या है? तो पैक्स मंगोलिका का मतलब है कि मंगोलों के द्वारा बनाया गया एक पॉलिटिकल ऑर्डर, मंगोलों के द्वारा बनाया गया एक पॉलिटिकल ऑर्डर विच ऑल द नेबरिंग रूलर्स आर सपोज टू फॉलो। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर सिर्फ आदेश से नहीं है। जब हम पैक्स की बात करते हैं, पैक्स मंगोलिका की, इसका मतलब है इट इज़ अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने चाहिए, या आप कह सकते हैं कुछ नोशंस बनाए हुए हैं, है ना, मंगोलों ने अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए, या फिर मान लो किसी के ऊपर अटैक करना है तो उसको पहले जैसे भेज रहे हैं चीज़ें, खत लिख के भेज रहे हैं, चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं कि भैया सरेंडर कर लो, ठीक है, या जीनोसाइड कर रहे हैं वहाँ जाके। तो जो कुछ भी है उसी को हम पैक्स मंगोलिका कह रहे हैं। तो मंगोलों का अपना एक कह सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस जो है वही पैक्स मंगोलिका कह रहा है। चलो तो 13th सेंचुरी में बनाया उन्होंने। अब यहाँ पर एक मॉन्क है, फ्रांसिसियन मॉन्क है, विलियम ऑफ रब्रक, ठीक है। इसको कौन भेजता है? लुई 19 भेजता है। फ्रांस का सम्राट है लुई 19, ठीक है। अब ये किसके कोर्ट में भेजता है? मंगोल सम्राट है उस समय मोंके, ठीक है। तो मंगोल सम्राट मोंके जो है वो चंगेज़ खान का जो सबसे छोटा बेटा था तौलुई, उसका बड़ा बेटा है। तो चंगेज़ खान का ग्रैंड सन है बेसिकली मोंके। तो मोंके के राज दरबार में जो फ्रांस सम्राट है, फ्रेंच एम्परर है, कौन है? लुई 19, वो लुई 9 एक्चुअली, ठीक है, 19th नहीं। तो लुई 9 जो है वो भेजता है किसको? विलियम ऑफ रबर्क, ये एक फ्रेंच मॉन्क है, ऑल राइट। अब वो काराकोरम पहुंचा जहाँ पर मोंके का साम्राज्य था। काराकोरम में मंगोलिया बेसिकली, है ना। तो काराकोरम कैपिटल बना दी गई थी बाद में। शुरू में मंगोलिया की कोई कैपिटल नहीं है मंगोलों के ज़माने में, जब राज्य नहीं तो कैपिटल क्या, मतलब चंगेज़ खां के ज़माने में। लेकिन चंगेज़ खान ने जब साम्राज्य पूरा बना लिया तो उसने काराकोरम को एक अपना हेडक्वार्टर जैसा बनाया, और फिर वो लास्ट तक चलेगा, ध्यान रखना। शुरू में का मतलब जब ट्राइबल हैं लोग तब कोई हेडक्वार्टर जैसा नहीं है, कैपिटल जैसे नहीं है, लेकिन जब साम्राज्य बन गया तब हेडक्वार्टर जैसा बन गया और कैपिटल जैसे बन गई, तो वही था काराकोरम, ध्यान रखना, ठीक है। तो ही रीच्ड काराकोरम, द कैपिटल ऑफ मोंके, जो कि मोंके की राजधानी है। कब? इन 1254, एंड केम अपॉन अ वुमेन फ्रॉम लॉरेन, ठीक है, और एक महिला को लेके आता है, ठीक है, फ्रांस से, ठीक है। चलो लॉरेन नाम की जगह से, जिसका नाम होता था पैक्यूश, ठीक है। चलो, who had been brought from Hungary and was in service of one of the prince's wife, जो कि कहाँ थी? जो कि एक्चुअली हंगरी से लाई गई थी, और हंगरी के जो राजा हैं, या मैं कहूँ रानी है, रानी की सेवा में रह चुकी थी, ठीक है। और वो बेसिकली क्रिश्चियन थी।
एट द कोर्ट ही केम अक्रॉस अ पर्शियन गोल्डस्मिथ नेम्ड गिलिम बाउशर। ठीक है, जब वो दरबार में आए तो दरबार में वो वहाँ पर एक पारसी गोल्डस्मिथ है उसके, जिसका नाम है गुलाम बाउशर। ठीक है, हुज ब्रदर ड्वेल्ट ऑन द ग्रैंड पॉन्ट इन पेरिस। तो कुल मिला के समझ में आ रही बात ना, वो वहाँ से आया, ये यहाँ पर देख रहे हो कि एक वुमेन को लेके आया, अब वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान से कांटेक्ट या इंटरैक्ट हो रही है, वो इंसान बेसिकली फ्रांस में रह चुका है। चलो, दिस मैन वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय द क्वीन सॉर्गक्टनी एंड देन बाय मॉन्क्सेस यंगर ब्रदर। तो पहले ये जो इंसान है, इस इंसान और सेवा दे चुका है कहाँ कहाँ पर, मोंके का जो छोटा भाई है उसके यहाँ और महारानी के यहाँ। ठीक है, सो रुब्रक फाउंड दैट एट द ग्रेट कोर्ट फेस्टिवल्स द नेस्टोरियन प्रीस्ट्स वर एडमिटेड फर्स्ट। अब ये क्या देखता है मॉन्क कि यहाँ पर क्रिश्चियंस लोग हैं और क्रिश्चियंस लोग को पहले ही एक तरीके से तवज्जो दी गई है। ऑलराइट, दैट द ग्रेट कोर्ट फेस्टिवल्स द नेस्टोरियन प्रीस्ट्स एडमिटेड फर्स्ट विद देयर रेगालिया टू ब्लेस द ग्रैंड खान्स कप। ठीक है, वर फॉलोड बाय द मुस्लिम क्लर्जी एंड बुद्धिस्ट एंड ताओइस्ट मॉन्क। अगर पूरा पैराग्राफ नहीं समझ में आया है तो लास्ट की 3 लाइन समझ लो, पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। कुल मिला के पैराग्राफ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो आगे जाके मोंके है, इसके कोर्ट में हमको रिलीजियस मिक्सचर देखने को मिलता है, या मैं कहूँ कि रिलीजियस तौर पर एक कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है, जहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी हैं। कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है जहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट लोग भी हैं, ताओ धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, मुस्लिम क्लर्जी भी हैं। इट मीन्स वेरी सिंपल दैट सम टाइम दिस मोंके और द लेटर मंगोल रूलर्स वेर वेरी वेरी लिबरल टूवर्ड्स द रिलीजन। ठीक है, चलो, द अबव अकाउंट डिपिक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द पैक्स मंगोलिका। ठीक है, तो पैक्स मंगोलिका के पॉलिटिकल और रिलीजियस डोमेन की हम बात करें तो पैक्स मंगोलिका का कैरेक्टर देखने को मिलता है कि जब मंगोलों ने पूरा एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो विशाल साम्राज्य स्थापित करने के साथ साथ जिस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था बना रहे हैं, उस प्रशासनिक व्यवस्था में कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि सभी को प्रॉपरली क्या कहूँ मैं कि इंक्लूड किया जा रहा है उस व्यवस्था में। ठीक है, 13th सेंचुरी में, तो ये उसी कैरेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होता है, इट बिकेम क्लियर फ्रॉम द अबव इंसिडेंट दैट द फ्रेंच मोनार्क लुइस 19 हैड सेंट हिज एम्बेसडर विलियम ऑफ रुब्रक। ठीक है, तो उसने भेजा था, ये बात कंफर्म है 100%। मोंके कब भेजा था? 1254 में भेजा था। अब ये क्या डिपिक्ट करता है? मंगोल रूलर हैड एस्टैब्लिश्ड अ वेल नेट रिलेशन विद देयर नेबर्स, कि मंगोल शासकों ने अपने आसपास के लोगों के साथ में, चाहे वो पर्शिया जहाँ पर उन्होंने अटैक किया, चाहे वो चाइना जहाँ पर उन्होंने अटैक किया, तो जिन जिन जगहों पर अटैक किया वहाँ आगे जाके लोकल लोगों के साथ बहुत बढ़िया संबंध बनाए हैं। क्लियर है ना? बाउशर प्रूफ करता है कि मंगोल रूलर लिव्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बड़े लिगेसी के साथ रहते हैं, रॉयल्टी के साथ रहते हैं ये लोग, है ना, बहुत बढ़िया ताम झाम में, समझ रहे हो, दिखावा और सारी चीज़ें, नौकर वगैरह लेके आए तमाम अलग अलग जगह से। फ्रांस का ये जा रहा है जो रुब्रक, ये देख रहा है कि फ्रांस के लोग ऑलरेडी यहाँ पर पहले से हैं, यानी कि कुल मिला के फ्रांस के सर्वेंट्स जो है वो यहाँ पर आकर सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब सर्वेंट जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से गुलाम, या मैं कहूँ कि लोगों को ला के यहाँ पर गुलाम के तौर पर कह दो, नौकर के तौर पर कह दो, सेवक के तौर पर कह दो, जैसा भी कहना है। ठीक है, दे वर पेड गुड सैलरीज, और उनका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला माहौल है कि वो कहीं दूर से आए हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेशन होगा, नहीं। ठीक है, दे वर पेड गुड सैलरीज, मतलब लिबरल एक एटीट्यूड शो हो रहा है। क्लियर है? मंगोल्स रूलर नॉट फैनेटिक्स एंड एंग्शियस। ठीक है, मंगोल रूलर्स कुछ ऐसे फैनेटिक लोग नहीं हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर, समझ रहे हो ना, कि जैसे पहले था ट्राइबल नेचर, तो ट्राइबल नेचर अब खत्म हो चुका था उनका, है ना। फिर काफ़ी लिबरल हो रहे हैं। लिबरल किस मामले में? कि वो चाहे वो क्या नाम है, बुद्धिस्ट हों, ताओ हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, मुस्लिम लोग हों, इन सब से ब्लेसिंग्स लेने, इन सब से एडवाइजेस लेने में पीछे नहीं हटते हैं। उन्हें सिर्फ क्या है, उन्हें सिर्फ ये समझना है कि प्रॉपर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन एबल है तो, अगर पर्सन वर्दी है तो, वर्दी नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो देखो कि वो लोग ब्लेसिंग्स ले रहे हैं सभी लोगों की, है ना। दे रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स
अलग अलग डोमेन से लोगों को लेके आ रहे हैं जिनको बढ़िया एक्सपीरियंस है ना। आर्म फोर्सेस फ्रॉम पीपल ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप, उनकी सेना में डिफरेंट एथनिक ग्रुप के ओरिजिन के लोग सर्व करते हैं, ठीक है। मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस रेजिम है या रूलिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। और किसी को भी किसी प्रकार का भय, थ्रेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। द अबव डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ पैक्स मंगोलिका। तो पैक्स मंगोलिका के एक तरीके से बेस्ट वर्जन को शो करता है ये स्टेटमेंट, या मैं कहूँ कि ये स्टेटमेंट अपने आप में मंगोल्स की लिबरल सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिक जो मैं कहूँ कि प्रैक्टिसेस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको शो करता है। क्लियर है। मंगोल्स हैड एस्टैब्लिश्ड सच अ रूल दैट वन कुड वॉक फ्रीली विदाउट फियर ऑफ रॉबरी। इतना बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखी इन लोगों ने कि कोई भी व्यक्ति उनके साम्राज्य में बिना चोरी या डकैती या इस तरीके के भय के हमेशा घूम सकता है। मतलब इस तरीके से उस ज़माने में आपको फ्रीडम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये पैक्स मंगोलिका का एग्जाम्पल है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक वाले। अब हम टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाई वाज चंगेज खान रीनेम्ड एज तेमुजिन एंड व्हेन? बड़ा आसान है, ठीक है। कहानी आपने करियर ऑफ चंगेज़ खान पढ़ ली है ना, तो करियर ऑफ चंगेज़ खान आपने पढ़ रखा है, और इस करियर ऑफ चंगेज़ खान में जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि चंगेज़ खान जो है वो कहाँ बॉर्न हुआ, कहाँ उसका जन्म हुआ। चंगेज़ खान वॉज बॉर्न सम टाइम अराउंड 1162 के आसपास इसका जन्म हुआ। कहाँ पर? ओनन रिवर के पास में, नॉर्थ मंगोलिया में ओनन रिवर है, वहाँ पर इसका जन्म होता है। क्लियर है ये। और जब इसका जन्म हुआ तो उस समय तमाम बहुत सारे अलग अलग, ये एक स्टोरी यहाँ पे दी है, ऐसी अलग अलग स्टोरी ध्यान रखना। यहाँ पर स्टोरी जो है उसके हिसाब से ये है कि उसी समय इसके फादर यसुगाई ने जो है वो एक कियत ट्राइब थी, उसके चीफ को हराया था जिसका नाम था तेमुजिन, ठीक है, तेमुजिन ऐसा। क्लियर है। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये स्टोरी हो गई। कुछ स्टोरीज कहते हैं कि बेसिकली क्या था, तेमुजिन का मतलब होता है आयरन, तेमुजिन का मतलब होता है ब्लैक स्मिथ या आयरन, ठीक है। तेमुजिन का मतलब होता है ब्लैक स्मिथ, लोहार। अब लोहार या ब्लैक स्मिथ क्यों नाम रखेंगे इसका? ब्लैक स्मिथ से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका नाम ब्लैक स्मिथ इसलिए रखा गया क्योंकि, मतलब तेमुजिन इसलिए रखा गया क्योंकि जब ये जन्म हुआ तो इसके हाथ में ब्लड क्लॉट था। अब ब्लड क्लॉट था तो उससे होता ना कि जैसे कबीलाई व्यवस्था वाले लोगों के यहाँ कुछ ऐसे पुरोहित पुजारी टाइप के लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र जैसा कुछ करने का दावा करते हैं, है ना, दूसरे ग्रह से बात करने का दावा करते हैं, दैवी शक्तियों से कांटेक्ट होने का दावा करते हैं। तो उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि यार ये जो इंसान है ये बहुत आयरन विल पावर वाला इंसान है ना, आयरन विल वाला इंसान है, तो इसलिए उस हिसाब से भी इसका नाम रख दिया गया तेमुजिन। तो ऐसी अलग अलग कहानियाँ आती हैं। तो बहुत सिंपल है, तेमुजिन को तेमुजिन नाम क्यों किया गया और कब किया गया? तो 1162 में किया गया। बहुत आसान है। डिफाइन द टर्म बारबेरियन। अब बारबेरियन शब्द आपको एक्सप्लेन किया मैंने जब मेरे ख्याल से सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है मंगोल्स के, उस दौरान यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। साइड में बारबेरियन को डिफाइन किया गया है कि बारबेरियन क्यों है। जो सीडेंट्री सोसाइटीज़ थी चाइनीज़ वगैरह, ये लोग मंगोल्स को बारबेरियन कहते थे, ठीक है। मंगोल्स के लिए ये लोग बारबेरियन टर्म इस्तेमाल करते थे, और बारबेरियन टर्म हमेशा एक नेगेटिव कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है, ध्यान रखना। बारबेरियन अगर कहा जाए तो इसका मतलब कभी भी आपको बड़ाई नहीं की जा रही है, पॉजिटिव बात नहीं बताई जा रही है आपके लिए कुछ नेगेटिव बात ही बताई जा रही है, ठीक है। सो द टर्म बारबेरियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक बारबरोस विच मीन अ नॉन ग्रीक। तो जो बारबेरियन शब्द आता है, बारबेरियन शब्द बेसिकली डिराइव किया गया किससे? ग्रीक बारबरोस से, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज के बारबरोस टर्म से बारबेरियन शब्द आता है, जिसका मतलब होता है नॉन ग्रीक पीपल। जो लोग ग्रीक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, वो लैंग्वेज बोलने वाले नहीं हैं ग्रीक, उन लोगों को नॉन ग्रीक कहा जाएगा। और नॉन ग्रीक के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता था बारबरोस, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं, ये लोग, इनकी लैंग्वेज बहुत ही अलग है, ठीक है ना। जब बोलते हैं तो रैंडम नॉइज़ क्रिएट करते हैं, बहुत ही ख़राब टाइप की आवाज़ है इनकी, होता ना, बहुत भारी भरकम आवाज़ टाइप की जिसकी हो, है ना। ऐसे हो गए ये लोग। फिर इनको चिल्ड्रन की तरह ट्रीट किया गया है। मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल, चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पर जिनके पास दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा कोई समझदारी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बचपना जैसे चाइल्डिश नेचर, तो ये हो गए डिपिक्टेड लाइक चिल्ड्रन। अनेबल टू स्पीक और रीजन प्रॉपरली, अच्छे से बोल ही नहीं सकते, ठीक है। जो लैंग्वेज में इनकी ऊटपटांग है, बोलने का तरीका भी, और बोलना भी नहीं आता है, बोलना नहीं आता। इसके अलावा क्या है,
रीज़न प्रॉपरली, सोचना समझना या रीजनिंग एबिलिटी इनकी बिल्कुल भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, बहुत ही डरपोक है, कावर्डली, एफिमिनेट, लग्जूरियस, क्रूअल, मतलब जितने भी निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इनके साथ में है, ठीक है ना। काम नहीं करना चाहते हैं, है ना, हमेशा आराम में डले रहना चाहते हैं, आलसी टाइप के लोग हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, बिल्कुल सफाई मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ। वो यही नहीं जानते हैं कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है, कैसे गवर्न करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनसे रिलेटेड है। द स्टीरियोटाइप पास टू द रोमन्स। अब वहाँ से क्या हुआ, चूँकि रोमन साम्राज्य में ग्रीक और लैटिन भाषाएँ बोली जाती थी, तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज जो बोली जाती थी, तो वहीं से ये बारबरस वर्ड आ गया रोमन्स की डिक्शनरी में। रोमन्स की डिक्शनरी से बाद में ये जो वर्ड है ये तमाम दुनिया भर में फैला, और आगे जाकर जो चाइनीज़ लोग हैं, ठीक है, रोमन लोगों से यही टर्म फैला जर्मनिक ट्राइब में, गॉल्स में, हूण में। क्यों फैला, क्योंकि जर्मनिक ट्राइब वालों के लिए, गॉल लोगों के लिए, हूण के लिए रोमन्स लोग ये शब्द इस्तेमाल करते थे। नॉन रोमन ऐसा बारबरिक या बारबेरियंस, क्योंकि ये लोग बार बार अटैक वटैक भी करते रहते थे, और बाय नेचर ये बहुत कुछ ऐसे ही थे जो कैरेक्टर यहाँ पे शो किए गए हैं। आगे जाके जो चाइनीज़ लोग हैं ये लोग भी इसी तरीके के कुछ शब्दों को इस्तेमाल करें, तो वो लोग एग्जैक्टली बारबेरियन नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि स्टेपी बारबेरियन, ठीक है। सो चाइनीज़ हैड डिफरेंट टर्म फॉर दी स्टेपी बारबेरियन। ये जो घुमक्कड़ नोमैडिक बारबेरियन है, या मैं कहूँ मंगोल लोग हैं, मंगोल्स लोगों के लिए चाइनीज़ लोग कुछ सिमिलर टर्म इस्तेमाल करते थे, जिसको उन्होंने इतिहासकारों ने यहाँ पे बारबेरियन से कंपेयर किया है कि वो कुछ नहीं, बारबेरियन ही था एक तरीके से, या जो शब्द इस्तेमाल करते थे या जो भावना रखते थे वो वही भावना थी जो ग्रीक लोग नॉन ग्रीक के लिए, रोमन लोग, गॉल, जर्मन और हुनास के लिए रखते थे। क्लियर है, तो समझ में आ गई, मतलब जो भी भावना रखते थे नन ऑफ देम कैरिड अ पॉजिटिव मीनिंग। अच्छी बात तो नहीं थी, अच्छी भावना नहीं थी, कुल मिला के नेगेटिव ही था। आगे बढ़ते हैं, हु वेर मंगोल्स। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात किया कि मंगोल कौन थे। मंगोल बेसिकली सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब है, और इस ट्राइब में बहुत ही डाइवर्स कैटेगरी के और अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है, जिनके नाम अभी तातार्स हो गए, कियात्स हो गए, ठीक है ना, खेतान्स हो गए, ये सारे लोग हो गए, नायमन लोग हो गए। तो ये सब बेसिकली बिलोंग करते हैं मंगोलिया या मंगोल रीजन को, ठीक है। ये लोग नोमैडिक ट्राइब वाले लोग हैं, नोमैडिक कल्चर वाले लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए, एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है। आज के समय में अगर आप इनको ट्रेस करना चाहो तो आप मंगोलिया चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कैटल हर्डिंग, हंटर और गैदरर या हंटिंग गैदरिंग करना, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ये अभी हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें आवश्यकता मुझे नहीं समझ में आती। व्हाट डू यू नो अबाउट बतू। बतू कौन है भैया, तो चंगेज़ खान का पोता है, ग्रैंड सन ऑफ चंगेज़ खान, ध्यान रखना। ही वॉज अ ग्रेट एंड करेजियस वॉरियर। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसने आगे जाके जो रशियन स्टेपी का इलाका है, ठीक है, इसको जीतना शुरू किया और मॉस्को तक गया। He devastated Russian land up to Moscow, seized Poland and Hungary, and camped outside Vienna. ऑस्ट्रिया तक चला गया, ऑस्ट्रिया, वियना, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ कैंपेन करते करते इसने रशिया को भी पूरा हथिया लिया और वास्ट एम्पायर को स्ट्रेच किया आगे जाके। तो इसलिए जाना जाता है बतू। ध्यान रखना कि बतू वॉज द ग्रैंडसन हु एक्सपेंडेड द मंगोल एम्पायर टुवर्ड्स द रशिया अप टू हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मॉस्को। चलो, हु वॉज ज्वाइनी। ज्वाइनी कौन है भाई, याद आ रहा है कुछ। यही बुखारा का इंसिडेंट आया था अभी थोड़ी देर पहले, इसी वीडियो में भी हम जब डिस्कशन कर रहे थे, तो जब वहाँ पर बुखारा का जिक्र आ रहा था तो आपने ये देखा कि ये बात की गई ना कि चंगेज़ खान ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे जेनोसाइड मचाया हुआ है। तो वहाँ एक इतिहासकार है जिसका नाम है जुवाइनी, ठीक है। सो जुवाइनी वॉज बेसिकली द हिस्टोरियन, द पर्शियन क्रॉनिकलर। पर्शियन क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का मतलब होता है कि क्रोनोलॉजिकली जो इवेंट्स को मेंटेन करते हैं उनको क्रॉनिकलर कहते हैं। क्रोनोलॉजी समझते हो ना, डेट बाय डेट, है ना, जब इवेंट जैसे हुए हैं उन इवेंट की का एक क्रम, तो क्रम के हिसाब से घटनाओं का वर्णन करने वाला क्रॉनिकलर कहलाता है, बेसिकली इतिहासकार कहलाता है। और ये कहाँ से था, पर्शिया से था, पर्शियन क्रॉनिकलर था, ठीक है। सो ही वॉज द पर्शियन क्रॉनिकलर ऑफ द मंगोल रूलर्स ऑफ ईरान, ठीक है। आगे जाके इसको मंगोलों ने अपने
हिसाब किताब में ले लिया कि भैया तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आओ तुम इतिहास लिखो हमारे यहाँ, हमारे शेल्टर में, हमारे प्रोटेक्शन में, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जब तक बढ़िया लिखोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब थोड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिखोगे तब फिर बात करेंगे कि भैया क्यों नेगेटिव लिख रहे हो, ठीक है। चलो, सो ही रोट एन अकाउंट अबाउट द कैप्चर ऑफ बुखारा इन 1220। याद आ गया ना, अभी बुखारा की बात हो रही थोड़ी देर पहले। तो 1220 में जब चंगेज़ खान ने बुखारा पे कब्ज़ा किया था, तो ये जुवाइनी ही है जिसने काफ़ी कुछ अकाउंट्स दिए हैं कि कितने ज़बरदस्त नंबर्स जो हैं उन पे चंगेज़ खान ने किल किया है लोगों को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेम द मोस्ट ट्रस्टवर्दी अकाउंट ऑफ द मंगोल्स। चंगेज़ खान, या मैं कहूँ मंगोल, या जितने भी लोग हैं मंगोलिया ट्राइब के, इनकी अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करने जाएं तो आपको मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन किया है सोर्सेस वाला, कहाँ से सोर्सेस के बारे में हमें पता चलता है मंगोल्स के, ठीक है। तो ये चीज़ एक क्लियर होती है क्या कि मंगोल्स की हिस्ट्री को समझना बहुत आसान नहीं था। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मंगोलियन हिस्ट्री। वाई? बिकॉज देयर वर सो मेनी गैप्स। मंगोल्स लोग अपने बारे में कुछ लिखते नहीं थे, उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ लिखा नहीं, और जिन लोगों ने लिखा वो नेगेटिव लिखा ज़्यादातर। बाद में थोड़े बहुत जो रिसर्च हुए उनमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई, बट कुल मिला के जो अकाउंट है मंगोलों का वो सिर्फ दूसरों के द्वारा ही लिखा गया, बाहर के लोगों के द्वारा लिखा गया, और जिसमें बहुत मिक्स्ड ओपिनियन आते हैं। लेकिन इन सारे अकाउंट्स में अगर हम देखें कि कौन सा अकाउंट जो है मंगोल्स का वो थोड़ा सा ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो वो है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल, यानी कि मंगोलों का गुप्त इतिहास। ये बहुत खतरनाक चीज़ है ना। मतलब मंगोल जो हैं, आपको बताया है मैंने कि जैसे चंगेज़ खान हो गया, चंगेज़ खान ने अपने बारे में ना तो कभी लिखने दिया किसी को, ठीक है, ना ही वो ये चाहता था कि उसकी कोई पेंटिंग बने, ना पोर्ट्रेट बने, ना इमेज बने, कोई चीज़। क्लियर? अपने आप को उसने बहुत 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 ज़्यादा मिस्टीरियस या सीक्रेट टाइप का थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को रखा है। फिर भी आगे जाके जो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल है, इसमें हमें काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल भी काफ़ी दूसरे जो क्रॉनिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको रिसर्च करके, इनको समझ के बताया गया है, या मैं कहूँ कि लिखा गया है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी अकाउंट ऑफ द मंगोल्स एंड इट इज़ रिटन बाय आइगोर डी रैशविज। रैशविज जो हैं इन्होंने लिखा है बेसिकली, है ना। चलो, विच टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन बाय द क्युरेलताई। क्युरेलताई आपको पता है क्या थी? ये एक असेंबली होती थी। इट वॉज बेसिकली द असेंबली, ठीक है। असेंबली जो है ये कब लगती थी? जब भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे, तो इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए मंगोल ट्राइब के सारे सीनियर मोस्ट जो चीफ लोग होते थे, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, चीफ लोग होते थे, मुख्य लोग होते थे, इन लोगों को बुलाया जाता था। ये सब बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, अपना एकदम चर्चा चलेगी फुल टू, ठीक है। और उसके बाद फिर जितने भी इश्यूज़ हैं वेरियस डोमेन से रिलेटेड, इन सारे इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। ऑलराइट, तो याद है आपको कि 1206 में आपका जो चंगेज़ खान है, इसने भी कुरेलताई जो है वो इनवाइट की थी, या मैं कहूँ कुरेलताई ऑर्गेनाइज़ की थी। ये फ्रिक्वेंटली होता रहता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उस समय जब 1206 में हुआ था, उसके पहले काफ़ी साल बाद हुआ था, लेकिन ये अक्सर, अब चंगेज़ खान जब से हेड बन जाएगा तब से फ्रिक्वेंटली कुरेलताई ऑर्गेनाइज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि चंगेज़ खान सबको मिला के, सबको बैठा के फिर डिसीजन लिया करेगा ऐसा। तो उस समय 1206 वाली जो कुरेलताई थी, ठीक है, उसमें तो चंगेज़ खान को तेमुजिन से चंगेज़ खान बना दिया गया। लेकिन आने वाले समय में अगर मैं कॉमन बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है? विच टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन बाय कुरेलताई। कौन से दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस कुरेलताई लेती थी, ठीक है। तो सबसे पहले कुरेलताई टुक द डिसीजन पर्टेनिंग टू सक्सेशन। उत्तराधिकारी कौन होगा? तो मैं कहूँ यहाँ पर जो 1206 की भी कुरेलताई है, इसमें भी बेसिकली चंगेज़ खान को सक्सेशन से ही रिलेटेड एक तरीके का कह दो कि ऑर्डर दिया गया या ऑथराइजेशन दिया गया ना। क्योंकि चंगेज़ खान को सभी लोगों ने क्या मान लिया? अपना कॉमन उत्तराधिकारी मान लिया, अपना कॉमन चीफ मान लिया, अपना कॉमन मास्टर मान लिया, ठीक है। सारे ट्राइब्स का, अलग अलग ट्राइब्स का कोई हेड नहीं होगा, सारी ट्राइब्स का इकट्ठा एक हेड है, वो है चंगेज़ खान, जो कि पहले था तेमुजिन। तो सबसे पहला काम कुरेलताई क्या करती थी? इट विल टेक डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू द सक्सेशन, उत्तराधिकार से रिलेटेड जो
निर्णय है, डिसीजंस हैं, वो लिए जाएंगे। फिर इट ऑल्सो टुक द डिसीजन रिगार्डिंग द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, कि अब हम और कहाँ पर कैसे विस्तार करेंगे अपने साम्राज्य का, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे आपके क्यूरियल में। इसके अलावा और बहुत सारे डिसीजंस होते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजन पूछा गया है। इसके अलावा आप मान के चलो शादी ब्याह से रिलेटेड, इसके अलावा आप मान के चलो कि मतलब कभी जब इंपॉर्टेंट मैरिजेस हैं अलायंस वाली तब, इसके अलावा रिसोर्सेज का बंटवारा वगैरह हो गया, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, ठीक है, इन सब से भी रिलेटेड। इसके अलावा उत्तराधिकारी जब ज़्यादा हैं तो किस उत्तराधिकारी को, सक्सेसर को क्या एरिया मिलेगा, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे जो डिसीजंस लिए जाते थे वो कुरियलताई में ही होते थे, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, ठीक है, अच्छे हों बुरे हों, जो भी, वो सब यहीं लिए जाते थे। फिर इवन सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल डोमेन वाले डिसीजन भी यहाँ लिए जाते थे। बट ब्रॉडली अगर आपको मैं कहूँ तो आप इन 2 पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, प्लस इसके अलावा मैंने जो बता दिया वो भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा गलत नहीं हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, जो बाकी के चीज़ें बता दी। चलो आगे बढ़ें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कुपकर? आपको ये जो कुपकर है जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है जब आप पोस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जब आपने पढ़ा है, सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंगोल वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको इस टैक्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता था, इट वॉज अ टैक्स पेड टू द मंगोल गवर्नमेंट। मंगोल जो रूलर्स हैं, मंगोल शासक हैं, ये जो टैक्स है ये लोग लेंगे इन लिeu ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल हर्ट्स बाय द नोमैडिक मंगोल। अब होता क्या था कि एक जगह से दूसरे जगह पर जो मैसेजेस भेजे जाते थे, इन मैसेजेस में बहुत बड़े अमाउंट पर जो एनिमल्स हैं, हॉर्सेस और ये सारे लोग लगते थे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक सर्टेन अमाउंट 10% के आसपास आप अपने एनिमल्स दे दो, या मैन पावर दे दो, या जो भी प्रॉपर्टी, मतलब कुछ रेवेन्यू जैसा कुछ पैसा ऐसा कुछ दे दो, जिससे इस सिस्टम को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिले। तो कुल मिला के कुपकार जो है इट वॉज अ टैक्स, ये इस तरीके का टैक्स होता था जो कि आपको देना पड़ता था। क्लियर है? नोमैडिक मंगोल हर्ड जो पालते थे उन लोगों को ज़्यादातर ये टैक्स देना पड़ता था। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों को, मंगोलिया के या मंगोलिया के सभी लोगों को ये टैक्स देना पड़ता था, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, राइट एनी 2 बेसिक फीचर ऑफ मंगोल आर्मी। मंगोल आर्मी के 2 बेसिक फीचर की अगर मैं बात करूं तो बड़ा सरल है ये चीज़ डिस्कस करना। ये भी आपके सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाला जो वीडियो है उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, डिटेल में डिस्कशन ही हुआ है तो मिलेगा ही। आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल सिस्टम। क्लियर है ना? तो आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी मंगोलों की, वो डेसिमल सिस्टम में 10 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, इस तरीके के न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है, इन स्ट्रेंथ में मंगोल आर्मी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज़, सोल्जर्स वेयर टू ओबे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको पता है कि मंगोल जो आर्मी है इसमें चंगेज़ खान ने क्या किया कि जो डिफरेंट ट्राइब्स थी, इन सारे ट्राइब्स के लोगों को मिला के एक कॉमन आर्मी बना ली, ठीक है। अब इस कॉमन आर्मी में क्या है, मान लो जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 ट्राइब्स हो गई। इन 7 ट्राइब में से जितने लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं, 1000 मान लो 7000 लोग हैं, तो उन 7000 लोगों को मिला के अलग अलग विंग बन जाएंगी, जिसमें इस ट्राइब का भी एक इंसान होगा, इस ट्राइब का भी एक इंसान है, इस ट्राइब का भी एक इंसान है। समझ में आ रही बात? इस ट्राइब का भी, इसका भी, इसका भी और इसका, मतलब हर ट्राइब के कुछ लोगों को मिला के, सभी लोगों को मिला के, कुछ कुछ नहीं, एक ट्राइब से 10 लोग ले लिए, दूसरी ट्राइब से 10 लोग ले लिए, तीसरी ट्राइब से 10 लोग ले लिए, चौथी से, 5वीं से, 6वीं से, इस तरीके से 70 लोग हो गए। तो एक कह दें तो 70 लोगों का एक कंपनी, एक ब्रिगेड, एक मिलिट्री ग्रुप बन गया, जिनको पर्टिकुलर टास्क दे दी गई। अब इनकी अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी जो थी वो खत्म हो गई। अब इनकी कौन सी आइडेंटिटी रहेगी? इनकी आइडेंटिटी रहेगी अपने मास्टर वाली। तो ये लोग हमेशा उस मास्टर के रूल्स और रेगुलेशंस जो है उनको मानेंगे। और एक आदमी अपना जो कमांड है, अपनी जो यूनिट है, इस यूनिट को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। छुट्टी उट्टी लेना बात अलग है, कभी घर में शादी ब्याह है, कुछ कार्यक्रम है, बर्थडे पार्टी है, तो आप चले जाओ, ठीक है, चलता है, लेकिन उसके अलावा आप छोड़ के नहीं जाओगे। कैसे कि आप मान लो आपके कुछ जिगरी दोस्त दूसरी यूनिट में काम करते हैं, तो आप अपनी यूनिट छोड़ के उस यूनिट में चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बिना आपको ऑफिशियली ट्रांसफ़र किए अगर आप एक यूनिट छोड़ के दूसरी यूनिट पे जाते हो तो पनिशमेंट जो है
दिया जाएगा। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होते थे इस आर्मी के, और उन स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है, ध्यान रखना। मतलब आप कुछ और लिखो चाहे नहीं, बट ये जो जितना मैंने बताया इतना आपको लिखना ही लिखना है जब ये क्वेश्चन आएगा कि आर्मी के क्या फीचर थे, मंगोल आर्मी के क्या फीचर थे बेसिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा सा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द मंगोल, मंगोलों के बारे में आपको क्या पता है। डिस्कस देयर ऑक्यूपेशंस इन ब्रीफ, ब्रीफ में डिस्कस करना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पूरा समझ चुके हो। अब देखो, वही क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो कैसे लिखना है 1-2 लाइन में, और वही क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो कैसे लिखना है। कुल मिला के अप्रोच यहाँ पर ये है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन देने का जो मेरा पर्पस था, वो पर्पस सिर्फ यही है कि अब अगर मान लो सिंपल आ रहा है कि हु वर मंगोल्स, आपको लिखना है मान लो 20 में 30 में वर्ड्स में, तो आपको 2-3 लाइन में लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना, लेकिन अब इसी को इलाबोरेट करने को आ गया ना, डिस्क्राइब करने को आ गया। ठीक है, डिस्कस देयर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर डिस्कशन करने को आ रहा है, प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आ रहा है। तो वहाँ पर आपकी अप्रोच थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, और आप जो इन्फॉर्मेशंस लिखोगे वो इन्फॉर्मेशंस कुल मिला के एक्सपैंड होती चली जाएंगी। द नोमैडिक पीपल इनहैबिटेड द रीजन्स ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ मंगोलिया, यही चीज़ अभी कुछ देर पहले जब शॉर्ट आंसर आया था एकदम, ठीक है ना, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर जो आया था उसमें भी हमने यही शुरू के 2-3 लाइन इंक्लूड कर ली थी। तो बस वहाँ पे अगर लिखना है वेरी शॉर्ट में, तो आप शुरू के 2-3 लाइनें लिख दो, बात खत्म हो गई। तो अब यहाँ पर और एक्सप्लेन करेंगे। तो मंगोलों के बारे में अगर हम बात करें तो मंगोल कुछ नहीं, आज सेंट्रल एशिया का जो मंगोलिया देश है, इसी मंगोलिया देश में रहने वाले लोगों का ग्रुप है। ठीक है, इन्हीं को हम मंगोल कहते हैं। दे वेर प्रीडोमिनेंटली पैस्टोरलिस्ट, ये लोग क्या है बेसिकली, ये लोग हैं बेसिकली पैस्टोरलिस्ट्स। अब पैस्टोरलिस्ट्स कौन लोग होते हैं भैया, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो पैस्टोरलिस्ट जो लोग होते हैं, ये लोग बेसिकली एनिमल ग्रेजिंग वगैरह में भरोसा रखते हैं, कैटल्स को पालते हैं, और इन्हीं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खुद भी करते हैं, और इसी को ट्रेड करके अपने बाकी आजीविका को चलाते हैं। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली पैस्टोरलिस्ट हो गए, हंटर गैदरर्स हो गए। हंटर गैदरर, इस चीज़ को अब आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लग रही। दे ड्वेल्ट इन टेंट्स, ठीक है, अब थोड़ा देखो डिटेल में चीज़ें आने लग गई। तो ये लोग जिन जगहों पर रहते थे, ठीक है, तो उस जगह पर ये लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेरी टाइप का घर बनाते थे। ठीक है ना, और उस घर को कहते थे गेर्स, GERS। ठीक है, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया है, ऐसा टेंट टाइप का होता था। क्लियर है, ये लोग छोटे छोटे ग्रुप या ट्राइब्स में डिवाइडेड होते थे, जो कि बेसिकली किस आइडेंटिटी में अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, पैट्रियार्कियल आइडेंटिटी में अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, मतलब फादर से ही अपनी लीनिएज को बेसिकली आइडेंटिफाई करते थे। दे वेर कॉन्स्टेंटली एट वॉर, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज को लेके, रिसोर्सेज तो यहाँ पे कोई वैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं नहीं, जिन रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कैटल्स, खाने पीने की चीज़ें, ऐसा रहने की जगह। तो रिसोर्सेज को डोमिनेट करने के लिए इनके बीच में हमेशा क्या होता रहता था, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। क्लियर है, नायमांस, तातर्स, खितान, ये सब आपस में लड़ते मरते रहेंगे। क्लियर है, चलो तो ये तो हो गया व्हाट डू यू नो अबाउट द मंगोल। ऑक्यूपेशन की बात करें तो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द नोमैडिक ट्राइब 12th सेंचुरी में क्या है, पैस्टोरलिज्म ही हो गया, हंटिंग गैदरिंग हो गया। इसके अलावा ये लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो जब पैस्टोरलिज्म करेंगे तो किन एनिमल्स का, हॉर्सेस और शीप वगैरह का। ठीक है, इसके अलावा गोट्स और कैमल्स, आप पूरा लिखोगे। आपका ये पूरा पैराग्राफ जो है, इनिशियल जो सोशल पॉलिटिकल वाला, देखो दो टॉपिक हैं, एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंगोल है, एक है सोशल पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंगोल है। सोशल पॉलिटिकल जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में है, शुरुआत में, करियर ऑफ चंगेज़ खां के पहले, और सोशल पॉलिटिकल मिलिट्री जो है वो बाद में है, चंगेज़ खां के करियर के बाद में। तो यहाँ पर जब शुरुआती सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाली बात करोगे, वहाँ पर ये सब डिटेल में बताया गया है। उसी डिटेल को पूरा का पूरा इकट्ठा कर लेना, बुक की ही लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लोग पैस्टोरल कर रहे हैं, पैस्टोरलिज्म जो है वो इन एनिमल्स का कर रहे हैं, गोट्स का, कैमल्स का, शिप का, हॉर्सेस का। दे रियर्ड देम फॉर गेटिंग मिल्क, मीट एंड वुल। तो 3 चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि एनिमल का जो रेयरिंग हो रहा है, पैस्टोरलिज्म हो रहा है, उससे एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खुद भी यूज़ करते हैं, प्लस उन्हीं प्रोडक्ट्स को ट्रेड करके अपनी आजीविका या अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्लियर है, जोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वहाँ पर वो बहुत फेवरेबल नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पर
अच्छी खासी ठंड भी पड़ती है, अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में इनके पास कोई बहुत ज़्यादा दूसरे रिसोर्सेज नहीं हैं। क्लियर है। और इस तरीके से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए एक तो पैस्टोरलिज्म, दूसरा हंटिंग गैदरिंग और तीसरा छोटा मोटा लेवल पर आप कह सकते हैं ट्रेड। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ट्रेड भी है, ट्रेड को आप बाईपास नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रेड वॉज द पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मंगोल सोसाइटी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट नोट की बात की गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बात करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट का मतलब 2 लाइन नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर कम से कम 40-50 शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना है। तो शॉर्ट नोट लिखना है मंगोलों के ऊपर। किसके ऊपर? मंगोल सोसाइटी के ऊपर। तो मंगोल सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कियल इन नेचर। कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड लिमिट का है, इसको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना। और वही क्वेश्चन अगर ज़्यादा वर्ड लिमिट में आ रहा है तो उसको कैसे एक्सपांड करना है आपको। उसी तरीके का क्वेश्चन जब कम वर्ड लिमिट्स में आ रहा है तो आपको किस तरीके से डेफिनेशन लिख के उसको ख़त्म करना है वहीं और आगे बढ़ना है। फिर ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर कुल मिला के आंसर राइटिंग में आप मास्टर हो जाएंगे। चलो, द मंगोल सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कियल इन नेचर, यानी मंगोल जो है बेसिकली अपनी आइडेंटिटी हमेशा अपने फादर से रिलेट करेंगे। दे विल रिलेट देयर आइडेंटिटी विद द फादर ऑलवेज। इसीलिए जो कबीले कुनबे ट्राइब चल रहे हैं, ये कबीले कुनबे ट्राइब फादर के आइडेंटिटी से ही चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। उस परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, ओल्डर व्यक्ति है, बड़ा मतलब उम्र में, वही उस परिवार का मुखिया होगा। क्लियर है। हु यूज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर, जिसकी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परिवार के लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। द रिच फैमिलीज वर लार्जर इन साइज। जो परिवार धनाढ्य हैं, रिच है, एलिट है, ये परिवार थोड़े बड़े होते थे। और बड़े होने का सिंपल सा रीज़न है कि जो मेल मेंबर हैं वो मल्टीपल मैरिजेस करेंगे, उनसे मल्टीपल चिल्ड्रंस होंगे और इस तरह से परिवार बड़ा होता चला जाएगा। अब चूंकि पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, इसलिए जो इस सोसाइटी में बेटे का जन्म है, बर्थ ऑफ सन है, इट वाज हाईली सॉलिसिटेड इन दिस सोसाइटी। अगर आप किसी भी वुमेन के सिर्फ डॉटर हैं या किसी पर्सन के डॉटर हैं, तो वो बहुत रिस्पेक्टेबल कपल या रिस्पेक्टेबल जो है ट्राइब या पीपल नहीं होंगे लोगों की नज़र में। अब ऑब्वियस सी बात है ना, इस स्ट्रगल वाली सोसाइटी में मेल चाइल्ड की रिक्वायरमेंट है। मेल चाइल्ड की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि फाइटिंग्स और ये सब कुछ बनता रहेगा, तो मेल चाइल्ड जो है उसके जन्म को सॉलिसिट किया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। पॉलीगैमी वाज इन प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। रिगार्डिंग मैरिज स्ट्रिक्ट रूल्स वेर फॉलोड। शादी से रिलेटेड यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठीक है। देयर वाज बैन ऑन मैरिज विद इन फैमिली सर्किल और विद इन अ ट्राइब। एक ही ट्राइब के लोगों के बीच में जो विवाह है इसको अलाउ नहीं किया गया। मतलब हमें इंडोगैमी नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पे एक्सोगैमी देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मली ये आप 12th क्लास में आके जाके पढ़ोगे कि एक ही फैमिली के लोगों को ट्रीट किया जाता है कि दे आर बेसिकली ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक ही एंसेस्टर से आ रहे हैं। तो दूसरी ट्राइब के लोगों में मतलब जो शादी ब्याह होगा वो एक ट्राइब का दूसरी ट्राइब के साथ में होगा। देयर वेर कॉन्स्टेंट वॉर्स अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फ्रिक्वेंटली लड़ते झगड़ते मरते रहते थे लोग, ये तो बहुत क्लियर हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। सम ट्राइब्स विद एन एम टू कीप हारमोनियस रिलेशंस। ठीक है, कुछ लोग कोशिश भी कर मतलब लड़ते झगड़ते तो रहते थे, लेकिन जब खाने पीने की चीज़ें हैं तो फिर हमेशा इनिशिएटिव इस बात का भी लेंगे कि भैया संबंध बहुत अच्छे रहें एक ट्राइब के दूसरे ट्राइब के साथ में। और इस चीज़ के लिए ये लोग आपस में शादी ब्याह का संबंध स्थापित करते रहेंगे। शादी ब्याह के संबंध से फ़ायदा ये होगा कि आपस में लड़ने झगड़ने में थोड़ा सा 1-2 बार सोचेंगे, पहले बैठ के बात करेंगे। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं हो गया लड़ना झगड़ना तो फिर नहीं लड़ेंगे। और अब बिना लड़े जो है मैटर रिजॉल्व होने ही नहीं वाला है तो फिर लड़ना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में फिर शादी वगैरह के जो भी हैं भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो, जो मरेगा देखा जाएगा फिर ऐसा। लेकिन शुरू में हारमोनियस रिलेशन बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल था उनके लिए वो यही था। ठीक है, अरेंज मैरिजेस बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव ट्राइब्स। क्लियर है, एक कबीले के लोग दूसरे कबीले या एक ट्राइब के लोग दूसरे ट्राइब के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे। चलो, वुमेन वेर नॉट सेक्लूडेड टू हर्थ एंड होम अलोन। महिलाओं को, हर्थ का मतलब जिस जगह पर पर्टिकुलरली एक जगह पर रह रहे हैं वो लोग, है ना, या घर में कभी ज़्यादा अकेले नहीं छोड़ा जाता था। ठीक है, रादर देन एज पर द नीड्स ऑफ द आवर दे यूज टू इक्वली असिस्ट देयर मेल काउंटर पार्ट्स। समझ रहे हो, यानी एक बहुत बेहतरीन इंडिकेशन मिल गया आपको कि जिस तरह से एक चैलेंजिंग सोसाइटी में रहते हैं
तो वुमेन्स वर नॉट लेफ्ट, क्या पता कभी ट्राइब का अटैक हो जाए और उठा ले जाएं, अक्सर ऐसा होता था, ठीक है। जैसे चंगेज़ खां के साथ हुआ, आपने देखा, उसकी वाइफ बोरते को किडनैप कर लिया गया जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वुमेन्स को अकेला नहीं छोड़ा जाता यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। और इनफैक्ट वो ऐसी भी नहीं है कि बहुत कमज़ोर टाइप की हैं, दे नो हाउ टू ऑपरेट द वेपन्स, दे नो हाउ टू फाइट, एंड समटाइम्स दे विल इक्वली असिस्ट देयर हस्बैंड्स और मेल काउंटर पार्ट्स इन द बैटल फील्ड। युद्ध के क्षेत्र में जो उनके पुरुष सहकर्मी हैं, समकक्ष हैं, उनके साथ बराबर युद्ध में भाग लेंगे ये लोग। इन केस ऑफ डेथ ऑफ देयर हस्बैंड्स दे टू लुक्ड आफ्टर चिल्ड्रन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज, ठीक है। तो जिस तरीके से युद्ध में भाग ले रही हैं, वैसे ही पति की मृत्यु के बाद अब बच्चों की देखभाल करना और उस ट्राइब की प्रॉपर्टी वगैरह का ध्यान रखना, ये सब जो है उस वुमेन के ही जिम्मेदारी में रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशंस मंगोल हैड विद देयर नेबर्स, यानी अगर मैं नेबर्स की बात करूं तो आपने इस चीज़ को बहुत बढ़िया से ऑलरेडी पढ़ लिया है अभी कि किस तरीके से ट्रेड रिलेशंस थे इन लोगों के। द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फोर्स द नोमैडिक ट्राइब, मंगोलों के यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है, कमी, स्कैर्सिटी। भाई बहुत बढ़िया से समझा चुका हूँ, मतलब मल्टीपल टाइम पर वो चीज़ें आ रही हैं, तो आपका रिवीजन और रिपीटिशन तेज़ी से होता चला जा रहा है कि आगे जब कभी क्वेश्चन आएंगे तो कभी भी आप मतलब आंख बंद करके लिख दोगे आंसर, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तो किस तरीके के ट्रेड रिलेशन, अभी ट्रेड से रिलेटेड एक बार बात आ चुकी है, अब ट्रेड का एक दूसरा एस्पेक्ट इस आंसर में आपको देखने को मिलेगा। तो मंगोलों के पास रिसोर्सेस है नहीं बेचारों के पास, ना उस एरिया में रिसोर्सेस हैं, ना ये लोग खेती कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या विकल्प बचता है कि ट्रेड करें। दो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फोर्स द नोमैडिक ट्राइब मंगोल्स टू डेवलप ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज। और नेबरिंग कंट्री जब जब आएगा अभी ट्रेड के कंटेक्स्ट में, तो आंख बंद करके चाइना समझ लेना, और कहीं नहीं जा रहे हैं लोग ट्रेड करने, ठीक है, चाइनीज़ सोसाइटीज़ के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। चलो, तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरत के गुड्स हैं जिनका ट्रेड करना पड़ेगा मंगोलों को। खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी हो गई, पहनने के कपड़े हो गए नॉर्मल, बहुत सारे बर्तन वगैरह हो गए, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होंगे। ये सब इनको परमानेंट सोसाइटी से मिलेंगे, तो इनका ट्रेड ये लोग करेंगे। और ये जो ट्रेड होगा ये कैसा होगा, बार्टर सिस्टम में ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस समय इनके पास देने के लिए कुछ करेंसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, आपको ये नहीं समझना है कि मंगोलों के पास किसी भी तरीके के कुछ मॉनेटरी यूनिट्स मतलब इस ज़माने में नहीं होते हैं यूज़, मंगोलों के पास नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, आगे जाके हो जाएगा। नोमैडिक लोग हैं तो ज़्यादा इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते करेंसी वरेंसी पे। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इस दौर में करेंसी का यूज़ नहीं, करेंसी तो रोमन साम्राज्य से शुरू हो गई है, ठीक है, 6th सेंचुरी BC चल रही है। तो आप तो अभी 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी की बात कर रहे हो। इंडिया में आ जाओगे तो अभी ज़बरदस्त करेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और भी डेवलप एरिया में चले जाओगे तो मिल जाएगी। चलो, तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था, यानी कि जैसे चाइनीज़ लोग हो गए और मंगोल लोग हो गए। अब मंगोलों को जो ज़रूरत है वो चाइनीज़ से ले लेंगे, चाइनीज़ लोगों को जो ज़रूरत है वो मंगोलों से ले लेंगे। चलो, तो बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था और कोशिश ये की जाती थी कि ट्रेड जो है दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, क्लियर है, दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल रहे, ठीक है। जैसे मंगोल लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और बर्तन वगैरह ये सब चाइना से ले लेते थे, और उनको क्या करते थे, हॉर्सेस दे दिया, फर दे दिया, और एनिमल हंटिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट मीट वगैरह मिले वो दे दिया उनको। इस तरीके से दोनों के बीच में बढ़िया खुशी खुशी व्यापार चल रहा है। नोमैडिक पीपल कई बार इनको नुकसान उठाना पड़ता था। शुरू में जब ट्रेड शुरू हुआ तो बढ़िया चलता रहा, बढ़िया कोशिश की गई कि बड़े प्रेम से हमसे आप चीज़ें ले लो, हमको चीज़ें आप दे दो, और हमारा दोनों का काम चलता रहे, दौड़ता रहे, इनफैक्ट खुशी खुशी मज़े मज़े। लेकिन आगे जाके क्या होगा, द नोमैडिक पीपल यूज टू सफ़र लेस एज़ कम्पेयर टू देयर ओपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि कई बार अब लड़ाके लोग हैं ना ये लोग, जब लड़ाके लोग हैं तो शुरू में तो फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाद में इनको समस्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ठीक है, जो परमानेंट सोसाइटी के लोग हैं, परमानेंट सोसाइटी के लोग ज़रूरी नहीं कि हमेशा ट्रेड करेंगे, कई बार अपनी ज़रूरतों को वैसे भी पूरा कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कि वो लोग परमानेंट सोसाइटी के लोग हैं तो थोड़ा सा अपनी डोमिनेंस जताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो डोमिनेंस जताने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे कंडीशन में इनको नुकसान होगा, ऑब्वियस एक बात है। अब ये लोग भी तो कोशिश करेंगे कि भैया हम प्रॉफिट कमाएं, तो प्रॉफिट वाला जो पार्ट है, इस प्रॉफिट वाले पार्ट पर दोनों पार्टीज़ के बीच में टसल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो,
तो जो इनके ओपोनेंट्स हैं, इन ओपोनेंट्स के ऊपर अब ये लोग जाके अटैक कर देंगे। जब अटैक करेंगे तो पहले वो लोग धौंस दिखाएंगे, फिर ये तो अब ये लोग हाई हैं एग्रेसिव नेचर के। जब अटैक ही कर दिया तो फिर अब क्या, फिर जो कुछ इनका नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई करते हुए सब उसका सामान उठा लेंगे परमानेंट सोसाइटी वाले का। तो इस तरीके से इनको नुकसान कम ही होगा, नुकसान ज़्यादा उनको होगा, परमानेंट वालों को। ठीक है, चलो। सो द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दैट वाज द नोमैडिक पीपल क्विकली डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ देयर स्ट्राइफ। झगड़ा फसाद किया, तलवार वलवार चलाई, मार मोर के निकल लिए तुरंत, है कि नहीं। अब ये कबीलाई लोग हैं, ये तो कहीं भी छुप गए, भाग गए वहाँ से बहुत तेज़ी से, पता ही नहीं चला। परमानेंट सोसाइटी वाले कहाँ छुपेंगे जाके वहाँ पे, ठीक है, उनका तो बड़ा फिक्स एरिया है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर होती रहेंगी, लूटपाट मची रहेगी, है ना, टूट फूट प्लंडर होता रहेगा यहाँ पे। इस तरीके का ट्रेड हो रहा है। इट मीन सेवरल लॉसेस फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, मतलब चाइनीज़ लोग जो हैं इनको काफ़ी नुकसान होगा इसमें, इस व्यापार में। तो कुल मिला के हो गया व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशन। तो ट्रेड रिलेशन शुरुआत में ठीक, लेकिन बाद में ट्रेड रिलेशंस डिस्प्यूटेड होते चले जाते हैं। ध्यान रखना, ट्रेड रिलेशन वाज फुल ऑफ डिस्प्यूट्स। इसीलिए आगे चल के जो चाइनीज़ लोग हैं ये इनके उधम मचाने की वजह से दीवार बना देंगे, है ना, उत्तर भारत की तरफ। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है चाइना के नॉर्थ में है पूरे एरिया में, तो और मंगोलिया जो है वो चाइना के नॉर्थ में है, या चाइना जो है मंगोलिया के साउथ में है। तो कुल मिला के बात समझ रहे हो, इनको रोकने के लिए पूरी ज़बरदस्त मजबूत दीवार बनाई जाएगी कि आए ही नहीं दुष्ट लोग। ठीक है, चलो। डिस्कस द अर्ली करियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के आपको अर्ली करियर्स यानी शुरुआती जो है वो टाइम फेज़ के बारे में डिस्कशन करना है। बहुत कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। चंगेज़ खान का जन्म होगा, कहाँ पे होगा, मतलब नोमैडिक फैमिली को बिलोंग करता था, और इसका जन्म हुआ ओनन रिवर के पास में। कब जन्म होगा, 1162 में, है ना। इसका फादर जो है यसुगाई जो है वो कियात जो ट्राइब है उसका मुखिया है उस समय। उसकी मदर जो है उलिन एक है जो अंगेराट ट्राइब को बिलोंग करती है ना। इसका ओरिजिनल नाम तेमुजिन रखा गया। एक ब्रेव इंसान के तौर पर ग्रोथ हुई इसकी। फादर को पॉइजन कर दिया गया और फिर इसके बाद इसकी वाइफ का एब्डक्शन हो गया। ये सारा कुछ, फिर ये फाइट करना शुरू करेगा, फादर की डेथ का भी बदला लेगा, वाइफ को रेस्क्यू करेगा, अपने आप को बचाएगा। ठीक है, और फिर बाकी की कैंपेन शुरू करेगा, अपने आप को चंगेज़ खान डिक्लेयर करवाएगा तेमुजिन से। ठीक है, इसके बाद फिर ये चाइना को अटैक करना शुरू करेगा, नॉर्दर्न चाइना को। नॉर्दर्न चाइना से फिर पर्शिया की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, ख़वारिज़म पूरा होता हुआ आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया तक पहुंचेगा। क्लियर है, अफगानिस्तान के एरिया तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे बुखारा सब कुछ जीत लेगा। तो 1219 से लेके 1220 के बीच में इसने बड़े लेवल पर एक्सपीडिशंस की। तो यही है कुल मिला के, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसलिए इसको मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न चाइना बाय चंगेज़ खान। अब इसमें भी वही सिमिलैरिटी है, बट थोड़ा सा बता दूँ तो शुरुआत में ऐसा रहता है कि चंगेज़ खान जो है वो देखें तो उस समय चाइना को जब अटैक करने जा रहा है, ठीक है, जब चंगेज़ खान का टाइम पीरियड है, मतलब बेसिक्स में समरी बता देता हूँ, वही आपको लिखना है और ये आपके बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो जब चंगेज़ खान का टाइम पीरियड है अटैक का, उस समय जो चाइना है उसमें 3 पार्ट्स में पूरा चाइनीज़ एम्पायर डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है नॉर्थ वेस्ट रीजन, इसके बाद नॉर्थ चाइना और साउथ चाइना। नॉर्थ वेस्ट रीजन है, नॉर्दर्न चाइना है और सदर्न चाइना का हिस्सा है, ध्यान रखना। क्लियर, और यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टीज़ रूल कर रही हैं। ये देखो, नॉर्दर्न चाइना जो है उस समय मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर ट्राइब हुआ करती थी, चिन डायनेस्टी। यस, हाँ, चिन डायनेस्टी रूल करती थी उस समय नॉर्दर्न चाइना में। तो चिन डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस था, उसके ऊपर चाइना ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहा था, बढ़िया। मंगोल का अटैक हुआ, चंगेज़ खान का अटैक हुआ, क्लियर है, और चिन रूलर ने इनको ज़बरदस्त कंपटीशन दिया। लेकिन बाद में इसने चंगेज़ खान ने बदमाशी भिड़ाई, वहाँ पे लोगों को भड़काया वगैरह, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करी, और इस तरीके से चिन डायनेस्टी को भी जीतने में सफल रहा आगे जाके। क्लियर है। डिप्लोमेसी देखो, डिप्लोमेसी वगैरह करेगा, कूटनीति के साथ इस चिन डायनेस्टी को जीतेगा। इंस्टिगेटेड द पीपल ऑफ द साउथ मंचूरिया अगेंस्ट द चिन रूलर। क्लियर है, मतलब वही नॉर्दर्न चाइना का जो दक्षिणी हिस्सा था वहाँ के लोगों को भड़का देगा उनके अगेंस्ट में, ये होगा ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद फिर देखो कि पूरा नॉर्दर्न चाइना इसने पेकिंग तक कब्जा कर लिया, और फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा जहाँ पर हुनाज वगैरह थे, साउथ की तरफ आएगा यहाँ पे शुंग लोग थे। धीरे धीरे करके देखो, हमेशा पूरा चाइना, अगर मैं कहूँ कि अपने इस रेन के दौरान जब ये चंगेज़ खान यहाँ पर अटैक कर रहा है तो 100% चाइना पूरा का पूरा जीत लिया हो, ये बात नहीं थी। नॉर्दर्न चाइना काफ़ी कुछ जीत लिया था,
और हुनास को भी इसने काफ़ी कुछ कंटेन कर लिया था, और शुंग डायनेस्टी को भी, लेकिन 100% कंट्रोल करना बाकी था। पर इसको ये था कि हाँ, अब मेरी जो जीत है यहाँ पर लगभग श्योर है, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो कंट्रोल करके पूरा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे, तब ये वहाँ से वापस आ जाएगा, ध्यान रखना। उसी समय ही अपने कैंपेन को छोड़ के फिर ये वापस आ जाएगा। और वापस का मतलब ऐसा नहीं कि मंगोलिया वापस आ गया, कुछ समय मंगोलिया में रहेगा, और फिर ये सेंट्रल एशिया से होते हुए ईरान और इस तरफ के कैंपेन शुरू कर देगा। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ खान इन मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन? बड़ा सिंपल है, अभी आपको मैंने शायद वीडियो में एक्सप्लेन भी किया और अभी बताया है आज की वीडियो में, कि जो चंगेज़ खान है, चंगेज़ खान बेसिकली क्या है, ये एक टाइटल है और इसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। तो कुरिलताई में ये टाइटल लेके आया वो। तो ये जो टाइटल है इसमें क्या होता था, खान जो है बेसिकली हेड है। द खान ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट रैंक, ठीक है। खान यहाँ पर एम्परर कह सकते हो आप, खगनाते होता था, ठीक है, एम्पायर। एम्पायर अगर हम कहें तो खगनाते जो है वो उसका मतलब होगा एम्पायर, और खान का मतलब एम्परर एक तरीके से। तो एम्परर ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये एम्पायर की जगह इसको एम्परर कर लेना, ठीक है। खान का मतलब एम्परर, सम्राट। तो जो खान होता था वो मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे टॉप मोस्ट पर्सन है। जैसे एक राज्य में राजा, साम्राज्य में सम्राट, एम्परर जो है वो एम्पायर का हेड है, किंग जो है वो किंगडम का हेड है, वैसे ही खगनाते का हेड जो है वो खान है बेसिकली। ऑलराइट, ही वेस्टेड विथ अनलिमिटेड पावर्स, इसके पास अनंत शक्तियां हैं, अथॉरिटी है रूल्स रेगुलेशन बनाने की, पॉलिसीज़ बनाने की, ठीक है। चीफ कमांडर भी है अपनी आर्मी का, सेनापति भी है, ठीक है। और जितने भी मिलिट्री ऑक्यूपेशंस होंगे वो इसी के डिस्क्रिशंस पर होंगे। सोल अथॉरिटी टू अपॉइंट ऑल हायर एंड सिविल अथॉरिटीज़, ऑथराइज टू लेवी एनी काइंड ऑफ न्यू टैक्सेस। मतलब कुल मिला के कह दूँ तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस पावर्स आर वेस्टेड इन दिस खान। चलो रिलीजियस बिलीफ की बात करूँ मैं, अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है रिलीजियस बिलीफ के बारे में, तो क्लियर हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट हो जाता था कि खान शब्द जुड़ा हुआ है मंगोलों के साथ में, तो क्या ये लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे? नहीं, ठीक है। तो रिलीजियस बिलीफ ऑफ मंगोल्स, ये लोग क्या है, धर्म में जबरदस्त आस्था रखने वाले लोग थे, ठीक है। और एक डीटी थी, या मैं कहूँ कि एक देवता है, देवता क्या देवी हैं बेसिकली, ठीक है, तेंगजी, जिनको ये लोग बेसिकली मानते थे, और इस धर्म को तेंगरीन धर्म कहते थे। चंगेज़ खान जिस धर्म को फॉलो करता है उस धर्म का नाम है तेंगरीन धर्म, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस तेंगरीन धर्म जो है में जो ईश्वर है वो कौन है? सूर्य, सन गॉड। बेसिकली सन गॉड जो है वही ईश्वर है। एंड बिलीव्ड हिम टू बी ओमनीपोटेंट, और ऐसा माना जाता था कि ये जो हैं सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये हो नहीं। इन ऑर्डर टू प्लीज देयर डीटी दे यूज टू परफॉर्म एनिमल सैक्रिफाइसेस, और इन डीटी को प्लीज करने के लिए बलि दी जाती थी, एनिमल सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे, ठीक है ना। दे मंगोलियन पीपल ऑफ मंगोल यूज टू शो स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर होली रिलीजियस मैन कॉल्ड शमन। इस पूरी कम्युनिटी में कुछ तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं ना, तांत्रिक टाइप के, इनको शमन बोलते थे। तो शमन लोग जो होते थे बेसिकली, ये ऐसा माना जाता था कि पूजा पाठ करना, तंत्र मंत्र है ना, झाड़ फूंक करना, देवी शक्तियों से बात करना, है ना, ये सब होता था। इनफैक्ट चंगेज़ खान बहुत ज़्यादा यूज़ करता था इन लोगों का, शमन लोगों का, ठीक है ना, चीज़ों को जानने के लिए। इनफैक्ट चंगेज़ खान जब वापस आ रहा होगा ना, तो उसको वापस आने के लिए बेसिकली शमन ही बोलता है आगे अटैक वटैक मत करो, अब तुम वापस घर चले जाओ, ऐसा आगे का समय ठीक नहीं है। तो इस तरह से शमन लोग होते थे जिनकी बात बहुत ज़्यादा मानते थे। चंगेज़ खान बिलीव दैट डेस्टिनी हैज़ ऑर्डेन रॉयल्टी फॉर मंगोल्स, ठीक है। मतलब चंगेज़ खान का ये मानना था कि जो मंगोल लोग हैं, मंगोलों का जो भाग्य है, इसमें रॉयल्टी लिखी हुई है, बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, इनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो होगा, ठीक है। तो इनको कुछ चीज़ें माननी भी पड़ेंगी, इनको अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, इनको कुछ रिलीजियस चीज़ों का पालन पोष जो है वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए अपनी उस डेस्टिनी को अचीव करना। मंगोल्स वेर सेकुलर इन नेचर, आगे जाके हम देखते हैं कि जैसे अभी मोंके के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो मोंके के दरबार में बुद्धिस्ट भी हैं, ताओ धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन भी लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले। तो
मंगोल लोग जो है बेसिकली सेकुलर है नेचर में। हमें ये देखने को नहीं मिलता कि जिस जगह पर इन्होंने अटैक किया हो वहाँ जाके अपने ही पर्टिकुलर रिलीजन को या धर्म को ज़बरदस्ती प्रमोट किया हो या डोमिनेट किया हो या लोगों को कहा हो कि कन्वर्ट हो जाओ उसमें, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट लोगों को ये हमेशा अलाउ करते थे कि आप अपने धर्म का फुल टू पालन करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड द मंगोल वेर मेड ओनली ऑन द मेरिट बेसिस, ठीक है, एंड रिलीजन हैड नो रोल प्ले टू प्ले ऑन इट। जितने भी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर मंगोल अपॉइंटमेंट करते हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पर धर्म को नहीं देखते हैं, वहाँ पर योग्यता को देखते हैं। तो कुल मिला के रिलीजियसली काफ़ी लिबरल है, कहने की बात करूँ अगर मैं। लॉन्ग आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। विच फेवरेबल कंडीशंस एनकरेज चंगेज खान टू लॉन्च एन एक्सपीडिशंस अगेंस्ट द मोहम्मद शाह ऑफ खवारिज़म। बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट है ये, ठीक है। तो जो है पर्शिया की तरफ अटैक करता है आपका चंगेज़ खान, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस थी, है ना, जिन कंडीशंस में खवारिज़म का जो रूलर है मोहम्मद शाह, उसके अगेंस्ट चंगेज़ खान ने अटैक किया। तो देखो क्या होगा कि खवारिज़म का रूलर है मोहम्मद शाह, ठीक है, ये मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो है ये बिल्कुल भी बहुत योग्य व्यक्ति नहीं है, ठीक है। और योग्य का मतलब है एक अच्छा इंसान, जैसे पॉजिटिवली रूल, साम्राज्य बढ़ाने बस से नहीं होता ना। जैसे हम बहुत सारे ऐसे रूलर्स के बारे में बात करते हैं जो मिलिटरली बहुत बड़ा साम्राज्य बनाते हैं लेकिन पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे नहीं होते। तो हम यहाँ पर देखें कि जो शाह है वो भी कुछ इसी तरीके का है। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, ठीक है, साम्राज्य तो उन्हें विस्तार कर लिया, लेकिन विस्तार इतना विस्तार हो गया कि उसका प्रॉपर कॉन्सोलिडेशन नहीं हो पाया। उसमें कहें ना कि कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का 100% नहीं था। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं है, कॉन्सोलिडेट नहीं है, तो साम्राज्य आपका जो है वो लचर पचर रहेगा, कुल मिला के ना हाल ढीला ढाला रहेगा। तो यही देखने को मिलता है हमें। अब कंडीशन समझ लो ना कि किन कंडीशंस में, यही कंडीशन थी जिनसे मोटिवेशन मिलेगा ना चंगेज़ खान को कि मारो इसको, पता चला हमको और बड़ा साम्राज्य मिल गया, है ना, भाग जाए या जो भी है युद्ध जीत जाए। तो ऐसा। तो शाह ऑल्सो रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द खलीफा ऑफ बगदाद। उस समय इस्लाम में जो रिलीजियस हेड होता था, इस्लाम में जो रिलीजियस हेड होता था वो होता था खलीफा। और उस समय जो खिलाफत थी, यानी जो पोस्ट थी खलीफा की, वो थी किसके पास में, पैगंबर मोहम्मद के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको खलीफा कहते हैं, ठीक है, एक तरीके से डेप्यूटी ऑफ मोहम्मद। तो खलीफा जो है बगदाद के, उनकी अथॉरिटी को ये डिनाई करता था, ठीक है। कौन? मोहम्मद शाह। उसने रिफ्यूज़ कर दिया रिकॉग्नाइज़ करने से। तो इस गलती की वजह से क्या था कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसके अगेंस्ट हो गए। अब है खुद मुस्लिम और मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस हेड को नहीं मान रहा है, तो अब समझ रहे हो ज़बरदस्त तरीके से इसको विरोध झेलना पड़ेगा, है ना। चलो बड़े रीज़न पर इसने एनेक्सेशन तो किया था बड़े वास्ट एम्पायर में, लेकिन वहाँ के लोग इसको मानते नहीं थे। वहाँ के लोग इसको एक ख़राब व्यक्ति के तौर पर देखते थे। म्यूचुअल रिलेशन जो है इसके बिल्कुल अच्छे नहीं थे, है ना। और इसके दरबार में तुर्की और ईरानी और बहुत सारे अलग अलग अधिकारी जो थे वो खुद मौका ढूंढते रहते थे कि कब ठीक ठाक कंडीशन मिले तो भाई साहब को निपटाएं, ऐसा। सो ही हैड ऑल्सो इम्पोज्ड मेनी टैक्सेस ऑन द फार्मर। बहुत सारे अजीब तरीके के मैं कहूँ कि सप्रेसिव टैक्सेस जो है वो इसने अपनी प्रजा के ऊपर लगा रखे थे। बहुत सारी शिकायतें थी लोगों की इससे, ठीक है। इसके अलावा देयर वाज आल्सो ए फियर ऑफ लूट एंड प्लंडर। जहाँ भी जाते थे इसके सैनिक, जो इसके प्रिफरल, मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर इसने इतने बड़े एरिया में काफ़ी कुछ समय तक अधिकार किए हुए हैं तो कुछ फेवरेबल टाइप के लोग रहे होंगे, कुछ इसके कुछ खास लोग रहे होंगे जिनकी बदौलत इसने रूल कर लिया। तो ये लोग जहाँ भी जाते थे लूटपाट मचाते थे, ठीक है। तो उस बाकी जो सामान्य जन सामान्य है, कॉमन पीपल है, उनकी नज़र में लोग बहुत नेगेटिव थे। तो इन सब चीज़ों को देख के उसने, चंगेज़ खान ने सोचा कि यही समय है, मैं ओवरथ्रो करता हूँ, ठीक है, अटैक करता हूँ और अटैक करके इसको मोहम्मद को निपटा देता हूँ। और उसने ऐसे ही किया। और आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद चंगेज़ खान के डर से भाग जाएगा। इनफैक्ट जब वो पहले इन्वॉय भेजेगा अपना तो उसको मार देते हैं और चंगेज़ खान बहुत इससे नाराज़ हो गया, एकदम फ्यूरियस हो गया और अटैक करता है और पूरा बहुत भयानक डिस्ट्रॉय करता है इस एरिया को। फिर शाह मोहम्मद इसके डर से भागते फिरते हैं, ठीक है। शाह मोहम्मद और उसका बेटा जो है दोनों लोग भागते फिरते हैं। डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ चंगेज़ खान मिलिट्री कैंपेन। मिलिट्री कैंपेन सक्सेसफुल होने के चंगेज़ खान के जो बेसिक मैं अगर कहूँ कि कुछ कॉजेज़ हैं, वो ये है
कि उसकी खुद की लीडरशिप, ही वॉज अ बॉर्न कमांडर। आप देखते हो कि बचपन से ही चंगेज़ खान क्या है, एक बहुत ज़बरदस्त सेनापति है। कितने चैलेंजिंग सिचुएशन में रहा है। फादर की डेथ होने के बाद मदर के संघर्षों को देखा इसने, ठीक है। फिर खुद भी इसको बंदी बना लिया गया, छोटे बचपन में ही वहाँ से निकला। वाइफ को एबडक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, तो उसको छुड़ाया। फिर अपने ट्राइब के बहुत सारे लोगों से फाइट हुई। तो बचपन से ही उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, एक बॉर्न कमांडर है, ठीक है। और उसको क्या है, सक्सेस भी मिलती जा रही है। आगे जाके आप देखते हैं कि उसके अपोनेंट्स के अगेंस्ट उसको सक्सेस मिलती चली गई, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ठीक है। फिर सबको हराने के बाद उसने एक डिसिप्लिन आर्मी बनाई, और आर्मी कैसी बनाई वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में बताया कि ट्राइबल आइडेंटिटी उनकी ख़त्म कर दी, ताकि उनका जो लोकेलिटी वाला एग्रेसिवनेस था वो ख़त्म हो जाए और वो सारे लोग चंगेज़ खां के प्रति ऑनेस्ट हो जाएं, लॉयल हो जाएं, ठीक है। इट वॉज नॉट ईजी टू फेस सच अ ह्यूज आर्मी, समझ रहे हो ना। तो आसान नहीं था, इतनी ज़बरदस्त आर्मी, एग्रेसिव आर्मी बनाई इसने कि चंगेज़ खां की आर्मी, यहाँ का मतलब है कि चंगेज़ खां की आर्मी को फेस करना सबके बस की बात नहीं थी, बहुत ही एग्रेसिव टाइप के लोग हैं। हिज स्पाइस यूज टू कलेक्ट एवरी बिट, फिर सैनिक तो रखे ही, लेकिन इसने गुप्तचर भी रखे, जिससे इसको जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन है मिलती रहे, ताकि इसको अपने मिलिट्री जो कैंपेन्स हैं वो करने में आसानी मिले। ही न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है। तो देखो, जब जैसे चाइना में जब अटैक कर रहा है, तो चाइना में मंचूरियन लोगों को भड़का दे रहा है चिन डायनेस्टी के रूलर के प्रति, तो इसको साइकोलॉजिकल डिप्लोमेसी और वॉरफेयर टैक्टिक्स भी आती है कि लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो, बहुत ही एक चंगेज़ खां को एक बहुत बेहतरीन कमांडर इस्टेब्लिश करती हैं। ही यूज्ड टू मेक पीपल ड्रेड हिज फोर्सेस, ठीक है, सो दैट द पीपल कुड सरेंडर। इतना ज़बरदस्त ऑरा बना देना, इतना ज़बरदस्त डर भर देना लोगों के दिमाग में कि आधे से ज़्यादा कमज़ोर दिल वाला तो बिना लड़े ही सरेंडर कर दे, ठीक है। फिर सोल्जर्स एक्सपर्ट थे हॉर्स राइडिंग और आर्चरी में, पहले से लड़ाके थे, आपस में इतनी प्रैक्टिस कर ली थी लड़ लड़ के कि जब दूसरे से लड़ना हुआ तब तो, समझ रहे हो ना, और करो या मरो वाली लड़ाई है एक तरीके से। फिर आप देखते हैं कि बहुत बढ़िया उस समय की रिसेंट टेक्नोलॉजी भी इन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल की हुई है। अलग अलग टफ कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में लड़ने का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं कि चंगेज़ खान जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके से वास्ट एम्पायर इस्टेब्लिश कर पाया, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड मिलिट्री है ना, और इसी वजह से सक्सेसफुल हुआ वो। यही उसके कॉजेज़ हैं बेसिकली। फिर आगे हम पढ़ें, ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ते चलो, ठीक है। आई थिंक इट इज़ द लास्ट वन, ये लास्ट है, कैप्चर ऑफ बुखारा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस पैसेज के बेस पर हैं, तो वो आपको आंसर करने हैं। जोएनी के बारे में बात हुई थी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले, अ लेट 13th सेंचुरी पर्शियन क्रॉनिकलर है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसने 1220 में जब चंगेज़ खान ने बुखारा पर कब्ज़ा किया है, तो उस समय के डिस्क्रिप्शन को दिया है, लिखा है बाकायदा। तो कॉन्क्वेस्ट के बाद क्या होता है, इसने रिपोर्ट किया है, चंगेज़ खान वेंट टू द फेस्टिवल ग्राउंड, जिस बड़े खुले मैदान में त्यौहार वगैरह मनाए जाते थे, वहाँ पर सबको इकट्ठा किया इसने, ठीक है। और सभी जितने रेसिडेंट्स वगैरह थे उनको सबको वहाँ पर बुलाया, है ना, और एड्रेस किया, ओ पीपल नो दैट यू हैव कमिटेड ग्रेट सिंस, अपना ऑरा दिखा रहा है। तो क्या बता रहा है कि तुम लोग जानो कि तुम लोगों ने बहुत बड़े बड़े गलतियाँ, बड़े बड़े पाप किए हैं अपने जीवन में, ठीक है। एंड दैट ग्रेट वंस अमंग यू हैव कमिटेड दीज सिंस, आपके बीच में जो और महान टाइप के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों ने उतनी ही बड़ी गलतियां की हैं जितने वो बड़े हैं सोसाइटी में देखते हैं। इफ़ यू आस्क मी व्हाट प्रूफ आई हैव फॉर दीज वर्ड्स, अगर तुम कहो कि तुम्हें कैसे लगता है कि हमने इतनी गलतियां की हैं, तो मैं कहूँगा इट इज़ बिकॉज आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड, क्योंकि मैं आ गया, इसका मतलब तुमने गलती की है, और मैं खुद उस ईश्वर की, भगवान की सज़ा बन के आया हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम देखो किस तरीके की सज़ा देता हूँ मैं। अब इस तरीके के शब्द किसी के भी दिल में कितने बड़े लेवल का डर या फियर, खौफ भरने वाले हैं, ठीक है ना। इफ़ यू हैड नॉट कमिटेड ग्रेट सिंस गॉड वुड नॉट हैव सेंट अ पनिशमेंट लाइक मी। इफ़ यू हैड नॉट कमिटेड, अगर आपने, मतलब मैं आ गया, इसका मतलब तुमने की थी, अगर तुम नहीं की होती गलतियाँ तो मैं नहीं आता। गॉड वुड नॉट हैव सेंट अ पनिशमेंट लाइक मी, मेरी तरह की भयानक सज़ा ईश्वर तुम्हें नहीं देता। नाउ वन मैन हैड एस्केप्ड फ्रॉम बुखारा आफ्टर दिस कैप्चर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो वो है शाह मोहम्मद, मोहम्मद शाह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भाग गया। उसका बेटा था जलालुद्दीन करके, वो भी भाग गया था।
तो इसका दिमाग बहुत तेज़ी से ख़राब था। तो इसने कहा कि बता दो कहाँ हैं वो लोग, ठीक है, या उनको ले आओ अगर बुला सकते हो तो, क्योंकि ये भाग गए हैं। तो मान के चलो कि जो कहर तुम्हारे इस सोसाइटी के ऊपर या सिटी के ऊपर टूटने वाला है, इसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये मान के चलो कि बुखारा में वो ऑर्डर करता है कि बुखारा में इंसान तो इंसान, कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचने चाहिए, इनको सबको एग्जीक्यूट कर दो, जानवरों तक को मार दो। सो दिस इज़ द क्रुएलिटी ऑफ चंगेज़ खान। चलो, तो पैसेज समझ में आ गया। उस पैसेज के बेसिस पर 4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर देना है। बाय whom इज द एबव पैसेज रिटन, व्हाट डज इट डिस्क्राइब इन इट। तो पर्शियन क्रॉनिकलर है जिसका नाम है जुवाइनी, इसने इस पैसेज को लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या है, चंगेज़ खान की बुखारा विजय के बारे में बात करता है। ये चंगेज़ खान वॉज बॉर्न। अगला क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान के बारे में कम से कम 4 से 5 बार इसी वीडियो में सुन लिया है तुमने, ठीक है। 1162 में जन्म लिया, मंगोलिया में जन्म लिया, नोमैडिक एम्पायर को फाउंड किया, बचपन का नाम तमुजिन था, बहुत ज़बरदस्त तरीके का कमांडर था। ये सब कुछ लिख देना है आपको, ठीक है। चलो तीसरा, व्हाट डिड चंगेज़ खान से टू द कॉन्कर्ड पीपल। चंगेज़ खान ने क्या कहा लोगों से, अभी मैंने बताया, चंगेज़ खान ने लोगों से क्या कहा कि मैं जो हूँ पनिशमेंट बन के आया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर राइट एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ चंगेज़ खान। तो मैं अगर बात करूँ तो ही इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम फर्म कंट्रोल ओवर हिज आर्मी एंड मेंटेन डिसिप्लिन्स, बिल्कुल। दूसरा, ही मेड मंगोल्स द फाइटिंग फोर्सेस विद डिस्ट्रक्टिव पावर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। इसके अलावा भी आप इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपका मन हो तो आप दूसरे भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस इसके इंक्लूड कर सकते हो, बट बेसिकली यही कॉन्ट्रीब्यूशन है, आर्मी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन तो बाद में बाकी लोगों ने किया है, तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं वहाँ पे। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और, जब इतने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए तो फ़ायदे की बात तो लगी, कुछ और फ़ायदे की बात, कितनी बेहतरीन क्लासेस आपको मिल सकती हैं, कितना बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है आपको जब आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये तो मैंने जो आज आपको पढ़ाया इसमें मैंने हिंट भी दिया बीच बीच में कि जब आप प्लस क्लासेस करते हो तो वहाँ पर जो स्टोरी के फॉर्म में चीज़ें चलती हैं, यही हिस्ट्री की, है ना, वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती ही जाती हैं, लिंक करती जाती हैं स्टोरी को। तो प्लस क्लासेस में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों इनरोल करना चाहिए प्लस क्लासेस को आपको, क्योंकि ये टीचर के साथ में आपको एक लाइव इंटरेक्शन करने का मौका देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आपको ऑफलाइन की तरह का एक्सपीरियंस देगा, ठीक है। आप डाउट पूछ सकते हो, इंटरैक्ट करने के साथ साथ डाउट पूछ सकते हो टीचर के साथ, ठीक है। आप डाउट क्वेश्चन टैब को यूज़ करके पूछ सकते हो, डाउट वाले बॉक्स को उसमें डाउट लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हो, तो आप ओरली भी डिस्कस कर सकते हो, ये है। फिर आपने जो कुछ पढ़ा है वो टीचर आपको हेल्प करता है एसेस करने में कि कितना सीखा आपने क्वेश्चन पूछ के। लाइव पोल क्विज ऑर्गेनाइज करेगा टीचर और आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, आपने एकदम सही आंसर दिया है तो वो पोल लीडर बोर्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पोल लीडर बोर्ड आपको मौका देगा कि आप ये देख लो कि कितना बेहतरीन, कितना जल्दी आपने आंसर दिया है और कितना बढ़िया आपने सीखा है उस पर्टिकुलर चैप्टर को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को। फिर हर हफ्ते आपको यहाँ पर ढेर सारे स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है, जिनमें गिफ्ट्स तो है ही हैं, इनफैक्ट आप अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट हो गया। ये सारे ऑफर्स जो है आपको मिलते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर जब आप प्लस क्लासेस को अटेंड करते हो। और जब आप एनरोल करने आओ प्लस क्लासेस में तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बट आप कोड इस्तेमाल करें, कोड इस्तेमाल करें क्या, इंद्र, INDRA, इंद्र, एनरोल होने के लिए, ताकि आपको एनरोल करते वक्त जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स हैं वो मिल जाएं, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम है सोशल स्कूल का, यूट्यूब का, जिसमें आपको बहुत सारी आने वाली अपडेट्स मिलती हैं, उससे जुड़ सकते हैं चाहें तो। और इसी के साथ क्वेश्चन आंसर का आज का जो सेशन है कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 में बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा और चैप्टर 4, 5th, 6th ये 4 चैप्टर बचे हैं जिनको हम अगले 1 महीनों में कंप्लीट करके हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सोशल स्कूल के साथ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।